Good morning students. So this is Vibha Parekh and today we are going to see the chapter summary of the chapter metallurgy. तो आपकी बुक्स में जो मेटलर्जी को आपको नाम मिलेगा वो है जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि एलिमेंट्स को आप किस तरह से आइसोलेट कर सकते हो, अर्थ क्रस्ट के अंदर से हम उसको किस तरह से निकाल सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं, उसके लिए हमें कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करना होता है। अब यहाँ पे बात सिर्फ एक्सट्रैक्शन की नहीं होती, मतलब एक्सट्रैक्शन का तो मतलब हो गया कि आपने अर्थ क्रस्ट के अंदर कोई एलिमेंट है किसी, ऑफकोर्स वो एलिमेंटल स्टेट में होता तो हमें पूरा चैप्टर बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, बट वो किसी ना किसी कंपाउंड फॉर्म में प्रेजेंट होता है। कुछ जैसे ऑक्साइड्स हो सकते हैं, सल्फाइड्स हो सकते हैं, हाइड्रोक्साइड्स होते हैं, इन फॉर्म में आपके एलिमेंट्स मेटल्स प्रेजेंट होते हैं और कई बार नॉन मेटल्स भी, ठीक है। तो उनको निकालते वक्त हमें उनका बहुत सारी चीजों से ट्रीटमेंट करना होता है। जैसे सबसे पहली बात तो आप वहां से अर्थ क्रस्ट से उनको निकालेंगे, मैं आपको सारे स्टेप्स जो है यहाँ पे एक बार शॉर्ट में भी बता दूंगी, एंड देन आपको पता है कि आप ये चैप्टर्स पढ़ चुके हो इसलिए आप जानते हो कि कौन कौन से स्टेप्स हमें डिटेल में हम किस तरह से इनको करते हैं और कौन कौन से फर्दर मेथड्स हमें अप्लाई करने होते हैं हर एक स्टेप के अंदर, ठीक है। तो होता क्या है कि हम सबसे पहले जो भी हमारा मेटल है जो कि ऑफकोर्स बहुत सारी इंप्योरिटीज लिए हुए हैं और एक कंबाइंड स्टेट में प्रेजेंट है, उसे सबसे पहले हमें अर्थ क्रस्ट से निकालना होता है। फिर धीरे धीरे हम उसके ऊपर ट्रीटमेंट करते हैं। ट्रीटमेंट कुछ इस तरह से करते हैं कि सबसे पहले आप उसकी क्रशिंग करोगे, उनके पाउडर्ड फॉर्म में लेकर आओगे, फिर उसके बाद उसका कॉन्सेंट्रेशन करोगे, फिर ऑक्सीडेशन करोगे, रिडक्शन करोगे और फाइनली आप उनका रिफाइनिंग कर देते हो। तो ये कंप्लीट पूरा का पूरा प्रोसेस होता है। हालांकि ये कहना कि क्या सभी के सभी एलिमेंट्स आप इसी तरह से एक्सट्रैक्ट करोगे, बिल्कुल यही प्रोसेस फॉलो करोगे, तो ये तो सही नहीं है, राइट लेकिन हम मोटे मोटे तौर पे ये कह सकते हैं कि हाँ, मतलब यही लगभग तरीका रहता है। और उसके अलावा हर एक एलिमेंट के लिए आप रिएक्शंस कौन सी करवा रहे हो, आप किस तरह का रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर रहे हो, किस तरह से आप उसका ऑक्सीडेशन कर रहे हो, क्या क्या फॉलो कर रहे हो आप रिफाइनिंग के लिए, दैट इज ऑफ कोर्स डिफरेंट फॉर ईच एंड एवरी एलिमेंट। क्लियर है इतनी बात? ओके, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे, इसी को पूरा समराइज करेंगे, कोशिश करेंगे कि कम से कम टाइम में हम ज्यादा से ज्यादा समझ सकें। ओके, तो ऑफकोर्स हम ये सब कुछ कंप्लीट कर चुके हैं। क्वेश्चन एंड आंसर्स डिस्कशन है जो कि मैं नेक्स्ट क्लास में आपको करवा दूंगी। उसके अलावा चैप्टर समरी जो है वो अब आज हम लोग डिस्कस कर ही लेंगे। क्लियर? तो देखो यहाँ पे सबसे पहले इंट्रोडक्शन की अगर बात करें तो यहाँ पे मैं आपको ऑलरेडी इंट्रोड्यूस कर चुकी हूँ कि हम इसमें करते क्या क्या हैं, राइट। तो सबसे पहली बात कि जैसे कई सारे आपके ऐसे भी एलिमेंट्स होते हैं जो कि किसी भी जैसे आप नोबल गैसेस होते हैं, गोल्ड हैं, आप जानते हो कि ये सब के सब नोबल एलिमेंट्स है ना, आपके नोबल गैसेस भी होती हैं, वो भी किसी तरह से खास रिएक्शंस नहीं करती। इसका मतलब इनको तो बाहर निकालना, इनको एक्सट्रैक्ट आउट करना, इनके ऊपर आगे जाके वर्क करना इज अ सिंपल प्रोसेस। लेकिन कई सारे आपके ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि काफी रिएक्टिव नेचर के होते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें आयरन की, अगर हम बात करें कॉपर की, तो ये आपको कभी भी अपनी एलिमेंटल स्टेट में नहीं मिलते। हालांकि इनकी यूटिलिटी बहुत ज्यादा है, इस वजह से हम क्या चाहते हैं कि हम आयरन को एक्सट्रैक्ट कर सकें, बिकॉज वी नो कि आयरन को हम फर्दर बहुत सारे कामों में आगे काम में ले सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम इनके ऊपर इतनी मेहनत करना चाहते हैं। क्लियर? तो इसी तरह के आपके एलिमेंट जो कि अपनी कंबाइंड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, उनके लिए हम इस एक्सट्रैक्शन प्रोसेस को देखेंगे कि कैसे कैसे आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो और क्या क्या आपको डिफरेंट मेथड्स और डिफरेंट स्टेप्स यहाँ पे अप्लाई करने होते हैं। अ पर्टिकुलर एलिमेंट में अकर इन अ वैरायटी ऑफ कंपाउंड्स ऑब्वियस है। सो द प्रोसेस ऑफ मेटलर्जी, तो बेसिकली आप करते क्या हो, प्रोसेस ऑफ मेटलर्जी में एंड आइसोलेशन में शुड बी सच दैट इट इज केमिकली फीजिबल। पहली बात तो कि आप जो भी रिएक्शंस उन एलिमेंट्स के ऊपर जो कि कंबाइंड फॉर्म में प्रेजेंट है उन पे करवाने वाले हो, ऑफ कोर्स दैट केमिकल रिएक्शन शुड बी फिजिबल। अगर वो फिजिबल ही नहीं होगा तो आप करोगे क्या उसके ऊपर, है ना। तो ये तो ऑफ कोर्स हमें पता होना ही चाहिए कि रिएक्शन हमारी फिजिबल हो, फिजिबल होगी तो ही वो रिएक्शन पॉसिबल है और पॉसिबल होगी तो ही आप उसको एक प्रॉपर तरीके से एक्सट्रैक्शन कर पाओगे एलिमेंट का। क्लियर? एंड कमर्शियली वायबल भी होनी चाहिए, यानी कि ऐसा नहीं है कि आपने ये तो कह दिया कि रिएक्शन तो हो जाएगी और आप लेट्स से कि कोई आयरन का ऑक्साइड है, आयरन के ऑक्साइड से आप आयरन बना भी लोगे, बट अगर वो जो प्रोसेस है उसको करने में बहुत ज्यादा कॉस्ट लग रही है, वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव प्रोसेस हो रहा है, तो कोई फायदा नहीं है उस रिएक्शन को करने का, राइट। क्यों नहीं है कोई फायदा? क्योंकि वहां पे यार वो तो हमारा एक रॉ मटेरियल होगा ना, अब उसके बाद में फर्दर हम उनको अलग अलग जगहों पे काम में लेंगे। लेट्स से कि मेरे को क्या बनाना है, एक आयरन का ब्रिज बनाना है, ठीक है। तो आयरन का ब्रिज बनाने में आपको पता है बहुत सारा आयरन लगेगा। अब अगर आयरन का एक्सट्रैक्शन प्रोसेस ही इतना ज्यादा कॉस्टली होगा, जो तो एक रॉ मटेरियल था, तो उसके बाद में उसको स्ट्रेंथन अप करने के लिए हमें उसके अंदर कुछ कुछ और भी डालना पड़ेगा। उसके बाद में इतना बड़ा ब्रिज अगर आप बनाना चाहते हो या फिर आप रेलवे ट्रैक्स बिछाना चाहते हो, तो ऐसे में तो बहुत ज्यादा आयरन लगेगा और बहुत ज्यादा आयरन लगेगा तो बहुत ज्यादा उसकी कॉस्ट हो जाएगी। तो इतना कॉस्ट देने के लिए कौन तैयार, मतलब इतना तो हमारी सरकार के पास पैसा नहीं है ना कि वो इतना इनके ऊपर ही वेस्ट कर सके, राइट। तो वेस्टेज तो नहीं है, लेकिन हम ऐसे प्रोसेस को
काम में लेना चाहते हैं जिससे कि हमें यील्ड बहुत अच्छी मिले, हमें ज्यादा से ज्यादा आयरन या फिर कोई भी जो मेटल है या दूसरा कोई एलिमेंट है वो हमें मिल सके और ज्यादा कॉस्टली भी ना हो। क्लियर? तो ये एक हमारा पूरा बेसिक आइडिया होता है। अब हम फटाफट चलते हैं क्योंकि हम बेसिक जो हमारा ऑब्जेक्टिव है उसको बहुत अच्छे से पहचान चुके हैं, ठीक है, कि हम क्यों पढ़ रहे हैं इस चैप्टर को, इसका हमें एक आइडिया लग गया है। सो इन सम जनरल प्रिंसिपल्स आर कॉमन टू ऑल द एक्सट्रैक्शन। अब देखो क्या है, जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले स्टेप्स बताए थे ना, वो कुछ जनरल स्टेप्स हैं, बड़े बड़े मोटे मोटे तौर पर मैंने आपको बताया था, बस उन्हीं को ही हमें फॉलो करना होता है। यहाँ पे आपके सामने ना दो वो आते हैं, दो वर्ड्स आते हैं, दो टर्म्स आती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एक होती है मिनरल्स, एक होते हैं ओर्स। मिनरल्स आपके वो होते हैं जो कि कोई भी आप एलिमेंट के मिलने का कोई एक पर्टिकुलर सोर्स नहीं होता। जैसे कि अगर हम आयरन की बात कर लें तो आयरन जो है वो हेमेटाइट की फॉर्म में मिल सकता है, मैग्नेटाइट की फॉर्म में मिल सकता है, सिडराइट की फॉर्म में मिल सकता है, और भी उसकी कई सारी फॉर्म्स होती हैं, ठीक है। तो बहुत सारी, इसके अलावा भी बहुत मिसलेनियस फॉर्म्स है जहां पे कि आपको आयरन जो है वो ट्रेस अमाउंट में भी मिल सकता है, पर हम आयरन को बहुत इफेक्टिव अमाउंट में एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें एक ऐसा सोर्स पकड़ना चाहिए जिससे कि एक्सट्रैक्शन करने के बाद मुझे ज्यादा से ज्यादा आयरन मिल सके। सीधी सी बात है, तभी तो वो कमर्शियली वायबल होगा, राइट। तो इसीलिए हम ऐसा सोर्स चूज करते हैं। तो बेसिकली हर वो चीज जिसके अंदर आपको आयरन मिलेगा या कोई एक सर्टेन एलिमेंट मिलेगा जो भी आपका डिजायरेबल है, उसको हम कहेंगे मिनरल, ठीक है। और वो मिनरल्स जिनसे कि आपको एक इफेक्टिव अमाउंट में, एक इकोनॉमिकल प्रोसेस भी हो, अच्छे से अच्छे अमाउंट में आपको आयरन भी मिल सके, उस तरह के मिनरल को हम कहेंगे ओर, ठीक है। बहुत ही सिंपल सदैव शब्दों में मैंने आपको इन दोनों के बीच में डिफरेंस बता दिया है। क्लियर? तो ये हमें पता होना चाहिए। अब आप खुद सोचो कि आगे अगर इस चैप्टर में हम एक्सट्रैक्शन की बात कर रहे हैं तो हम मिनरल के ऊपर काम करने वाले हैं कि ओर के ऊपर काम करने वाले हैं। देखो ऑब्वियस है कि हम किस पे काम करेंगे, हम ओर पे काम करेंगे। हम उस पे क्यों मेहनत करेंगे जिसमें कि हमें बहुत थोड़े से मतलब हम इतना ज्यादा खर्चा भी कर दें, इतनी ज्यादा मेहनत भी कर दें और फाइनली मुझे यील्ड भी थोड़ी सी मिले। हो सकता है कि वो प्योर फॉर्म में मिल जाए, बहुत अच्छे से मिल जाए, पर इतना खर्चा करने के बाद में अगर आपको थोड़ी सी यील्ड मिल रही है किसी एलिमेंट की, तो वो तो कोई फायदेमंद नहीं हुआ, है ना। तो ऐसे में हम एक ऐसे मिनरल को चूज करते हैं जहां से हम ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में हमारे एलिमेंट को एक्सट्रैक्ट कर सके, विच वी कॉल एज द ओर। तो हम जितनी भी आगे चैप्टर में मेहनत करने वाले हैं वो सब के सब ओर पे करेंगे। क्लियर? एक और एक सेंटेंस यहां पर आता है, अगर हो सकता है आपसे कभी टेस्ट में पूछ लिया जाए कि वो एक होता है ना, जैसे कि ये स्टेटमेंट ट्रू है कि नहीं है, आपको ये बताना होता है उसके अंदर। सो देयर इज अ स्टेटमेंट जो यहाँ पे पता नहीं कहाँ लिखा है, आप देख लेना इसको आगे जाके। तो वो स्टेटमेंट ये है कि ऑल ओर्स आर मिनरल्स बट ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर्स, ठीक है। अंडरस्टूड है? वो जैसे एक वो होता है ना, वेन डायग्राम टाइप का भी होता है। तो ऐसे में अगर मेरे को ओर और मिनरल्स को दिखाना हो तो मैं कैसे दिखाऊंगी कि ये है कौन है? मिनरल। यानी कि मिनरल जो है एक ब्रॉडर टर्म हुई और उन मिनरल में से कोई एक होगा जो कि ओर होगा। तो इसका मतलब ऑल ओर्स आर मिनरल्स बट ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर्स। क्लियर है ये बात? ओके चलो नेक्स्ट है फिर कॉन्सेंट्रेशन। ओके यहाँ पे आपको स्टेप्स बताए गए हैं कि कौन कौन से स्टेप्स को हम लोग फॉलो करते हैं, ठीक है। तो वो स्टेप्स वैसे भी हमें धीरे धीरे आगे पता चली जाएंगे, बाकी मैं आपको एक शॉर्ट में बता देती हूँ यहाँ पे पढ़ने की बजाय, उससे आपको ज्यादा अच्छे से याद रहेगा। ओके तो हम जो स्टेप्स फॉलो करते हैं ना, बट एग्जैक्टली हमें बस इन्हीं के स्टेप्स को फॉलो करना है कि ये मान लेते हैं कि है मेरा अर्थ क्रस्ट, ठीक है। अधिकतर हम मेटल्स की बात कर रहे हैं, यानी कि जो सॉलिड आपके मेटल्स होते हैं उन्हीं के एक्सट्रैक्शन की हमने इस चैप्टर में खास तौर पे बात की है। नॉन मेटल्स की भी इतनी बात हमने नहीं की है, हमने मेटल्स की बात की है, ठीक है। इसलिए हम इसको मेटलर्जी भी कहते हैं, है ना, क्योंकि हम ज्यादातर क्या कर रहे हैं, हम मेटल्स के एक्सट्रैक्शन की बात कर रहे हैं। हालांकि कुछ कुछ नॉन मेटल्स भी हैं, वो आगे जाके हम देख लेंगे। तो अर्थ क्रस्ट से मेरे को क्या निकालना है? मेरे को निकालना है कोई भी एक मेटल, ठीक है। कौन सा मेटल? जो कि ऑफ कोर्स मेरा डिजायरेबल है, कि मैं कॉपर निकालना चाहती हूँ, कि मैं आयरन निकालना चाहती हूँ, मैं किस पे काम करना चाहती हूँ उस पे। अगर कोई एक इंडस्ट्री है जो कि स्टील बनाती है, तो उसको कॉपर में कोई इंटरेस्ट नहीं है, राइट। उसको किस में इंटरेस्ट है? उसको निकल में इंटरेस्ट नहीं होगा, उसको ज्यादा इंटरेस्ट किसके अंदर होगा? आयरन के अंदर होगा। तो वो ऑफकोर्स आयरन के एक्सट्रैक्शन की बात करेंगे। तो लेट्स से कि ये मेरा अर्थ क्रस्ट है, तो इस अर्थ क्रस्ट में मेरे मेटल के बहुत सारे मिनरल्स होंगे, सीधी सी बात है ना, मिनरल्स होंगे। पर मुझे उन सभी मिनरल से कोई मतलब नहीं है, तो मैं उनमें से अपने ओर को सिलेक्ट करूंगी, ठीक है। तो मैंने क्या किया? अपने ओर को सिलेक्ट कर लिया। अब ओर को सिलेक्ट करने के बाद अब मुझे उसके ऊपर ट्रीटमेंट करना है, ठीक है। तो ट्रीटमेंट करते वक्त हम ये ध्यान रखेंगे कि सबसे पहला स्टेप हमें ये करना चाहिए, क्रशिंग,
ठीक है, क्रशिंग ऑफ ओर। क्रशिंग ऑफ ओर करने से क्या होता है ना कि आप उसको पाउडर्ड फॉर्म में लेकर आ जाते हो। तो पाउडर्ड फॉर्म में लेकर आने से उसका सरफेस एरिया ऑफ कोर्स जो भी आपके पार्टिकल्स हैं, सब्सटेंसेस हैं, उनका बढ़ जाएगा, और बढ़ जाने की वजह से उनके ऊपर ट्रीटमेंट करना जो भी हम आगे करेंगे वो ज्यादा आसान हो जाता है। आप खुद भी सोच सकते हो, एक तरफ आपके पास एक पाउडर है और दूसरी तरफ आपके पास में एक पत्थर है, दोनों बराबर मास के हैं, दोनों एक ही चीज है, सब कुछ सेम है। तो आपको कोई ट्रीटमेंट करना है तो आप या आपको कुछ तोड़ना है, मरोड़ना है, आपको किसी लेट से कि आपको पानी ही डालना है, तो आपको क्या लगता है कि पानी के अंदर ज्यादा अच्छे से कौन उसमें सॉल्यूबल तो नहीं होगा ऑफ कोर्स, लेकिन कौन उसमें पानी को ज्यादा अच्छे से उसके अंदर मतलब पानी अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, है ना? तो पत्थर नहीं होगा, वो कौन होगा? वो होगा पाउडर्ड फॉर्म। क्लियर? तो ऐसे में जो क्रशिंग है वो करने से हमारा आगे का जो प्रोसेस है वो काफी हद तक सिंपल हो जाता है। इस वजह से क्रशिंग हम फर्स्ट स्टेप में करते हैं। क्लियर? तो ये तो हो गया मेरा फर्स्ट स्टेप। चलो इसको मैं अलग से हाईलाइट कर दूंगी बाद में। तो ये हो गया मेरा फर्स्ट स्टेप। उसके बाद में हमें करना होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ओर। अब देखो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर में ना मैंने आपको कुछ कुछ मेथड्स बताए थे, मैं उन मेथड्स को यहाँ पे लिख देती हूँ। 4 मेथड्स बेसिकली हमने डिस्कस किए थे। अब हम कौन सा मेथड यूज करेंगे वो डिपेंड करता है कि किस तरह की फिजिकल प्रॉपर्टीज मेरा सिस्टम रखता है, ठीक है, या जो मेरी इम्प्योरिटी है, जो मेरा ओर है, वो किस तरह से एक दूसरे से वेरी करते हैं, उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग कॉन्सेंट्रेशन करते हैं ओर का। तो जैसे कि फर्स्ट मेथड हो जाएगा, मान लो कि आपका हाइड्रोलिक वॉशिंग, उसके अलावा कौन हो जाएगा आपका फ्रोथ फ्लोटेशन, उसके अलावा आपका कौन हो सकता है, इसमें आ जाएगा मैग्नेटिक सेपरेशन। क्लियर? मैग्नेटिक सेपरेशन। और आपका कौन आ जाएगा? तो इसमें आ जाएगा लीचिंग प्रोसेस। इन सबको भी हम लोग बाद में पढ़ेंगे, है ना? अभी जस्ट मैं आपको नाम बता रही हूँ। अब जैसे ही आपने कॉन्सेंट्रेशन कर लिया, तो कॉन्सेंट्रेशन का मतलब ये हुआ कि ऊपर से जो इम्प्योरिटीज होती है ना, उनको आपने साइड कर दिया। अभी आपको मेन इम्प्योरिटीज पे काम करना बाकी है, ठीक है? अब उसमें इम्प्योरिटीज भी हैं, उसमें आपका और भी है जो कि कंबाइंड स्टेट में प्रेजेंट है। ये बात हमें नहीं भूलनी है। आयरन मुझे कभी भी ना जमीन के अंदर से निकालना है तो वो मेरे को आयरन की फॉर्म में नहीं मिलेगा, वो मुझे किसी न किसी फॉर्म, जैसे आयरन के सल्फाइड की फॉर्म में मिलेगा, आयरन के ऑक्साइड की फॉर्म में मिलेगा, आयरन दूसरी फॉर्म्स में मेरे को दिखाई देगा। तो ऐसे में मुझे उसके ऊपर भी वर्क करना है ताकि मैं वहां से आयरन निकाल सकूं। तो उसके बाद में मुझे क्या करना होता है, फिर हम करते हैं रिडक्शन, ठीक है? रिडक्शन के बाद में आपका एक स्टेप आता है ऑक्सीडेशन पहले आएगा आपका ऑक्सीडेशन, आप करोगे, और ऑक्सीडेशन के बाद में आपका स्टेप आता है रिडक्शन। अब देखो कई बार क्या होता है ना कि मेटल के एक्सट्रैक्शन के लिए आप डायरेक्टली रिडक्शन के मेथड पे भी आ सकते हो, कोई जरूरी नहीं है कि आप ऑक्सीडेशन पे जाओ। बेसिक आइडिया हमारा ये होता है कि जो भी हमारा मेटल कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में है, यानी कि ओर की फॉर्म में, मेटल तो नहीं कहेंगे, और जो कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में है जिसमें से ऊपर की इंप्योरिटीज को हम हटा चुके हैं, तो ऐसे में हम क्या करते हैं, अगर वो किसी और फॉर्म में यानी ऑक्साइड के अलावा वो किसी और फॉर्म में प्रेजेंट है, जैसे मान लो कि वो सल्फाइड में है या कार्बोनेट में है, तो हम उसको पहले ऑक्सीडाइज कर देते हैं, यानी कि उसका ऑक्साइड बना देते हैं। फिर उस ऑक्साइड को किसी रिड्यूसिंग एजेंट की प्रेजेंस में हम रिड्यूस कर देते हैं। तो हम ऐसा क्यों करते हैं? बिकॉज जो ऑक्साइड्स होते हैं ना, उनको रिड्यूस करना कंपैरेटिवली काफी आसान होता है सल्फाइड्स के, कार्बोनेट्स के कंपैरिजन में। हम जब आगे जाके एलिंगम डायग्राम पढ़ेंगे जो कि इसी स्टेप के लिए होता है, तो वहां पे हम इस चीज को और बेहतर तरीके से समझेंगे। बट लेट्स से आपका कोई ऐसा फॉर्म है जो कि ऑक्सीडेशन के बिना भी, यानी ऑक्साइड के बिना भी बहुत इजीली रिड्यूस हो सकता है, तो आप ऐसे में इसको स्किप कर सकते हो, स्टेप को, ऑक्सीडेशन वाले स्टेप को आप स्किप कर सकते हो। या फिर अगर मान लो कि आपका ऑलरेडी जो ओर है वो ऑक्साइड फॉर्म में ही है, जैसे कि अगर हम हेमेटाइट मैग्नेटाइट की बात करें, तो आप तब भी ऑफ कोर्स, क्योंकि उसका ऑक्सीडेशन करके आप करोगे क्या, वो तो ऑक्साइड ही रहेगा ना, तो अगेन आप इस ऑक्सीडेशन वाले स्टेप को स्किप कर सकते हो। क्लियर है इतनी बात? तो ऐसा करने के बाद में हमारे पास में क्या आ जाता है, रिडक्शन करने के बाद में हमारे पास में मेटल आ जाता है, पर ये मेटल अभी प्योर फॉर्म में नहीं है, तो इसको हम क्या बोल देते हैं, हम इसे कहते हैं क्रूड मेटल। क्लियर है? अब क्रूड मेटल मिल गया मेरे को यहाँ पे, यानी कि अभी भी इसमें कुछ कुछ इंप्योरिटीज है, ये बिल्कुल साफ सुथरा नहीं है, प्योर नहीं है कि इसको हम किसी भी XYZ काम में ले सकें। तो मुझे इसको अगर फर्दर और ज्यादा प्योरीफाई करना है, ठीक है, तो ऐसे में हम इसकी क्या कर देते हैं, रिफाइनिंग। अब आप समझते हो रिफाइनिंग का मतलब, यानी कि फाइन तो ये ऑलरेडी है,
फाइन तो ये ऑलरेडी है, पर अब हम क्या कर रहे हैं, इसकी दोबारा से हम उसको और ज्यादा फाइननेस दे रहे हैं, तो इसलिए रिफाइनिंग हो गया। यानी कि अब जो हमें मिलेगा मेटल वो बिल्कुल एकदम प्योर फॉर्म में होगा। अगर कुछ इंप्योरिटीज होंगी भी तो वो इतनी माइन्यूट अमाउंट में होंगी कि उनके होने ना होने से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे में हम इसको यही लिख देते हैं कि हमें क्या मिल जाएगा, हमारा प्योर मेटल। क्लियर है? तो ये कुछ हमारे स्टेप्स होते हैं जो कि हम फॉलो करते हैं। अगेन रिफाइनिंग में आपको ध्यान होगा हमने 6 स्टेप्स की बात, 6 डिफरेंट मेथड्स की बात की थी, तो चलो जब पढ़ेंगे तो वहीं पे लिख लेंगे, है ना बाकी। और यहाँ पे ऑक्सीडेशन में और रिडक्शन में, चलो मैं लिख ही देती हूँ। देखो जैसे ऑक्सीडेशन की बात करें तो यहाँ पे हमने 2 स्टेप्स की बात की थी, 2 मेथड्स की बात की थी कि आप कैसे कैसे ऑक्सीडाइज कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन कि किस तरह का हमारा ओर है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका रोस्टिंग और कैल्सिनेशन। उसके अलावा इस वाले स्टेप के लिए हमने पढ़ा था एलिंगम डायग्राम को। और यहीं पर ही हमने ये भी देखा था कि आप इलेक्ट्रोलिसिस करके भी, यानी कि इलेक्ट्रोकेमिकल एस्पेक्ट को ध्यान में रखकर भी मेटल का जो ऑक्साइड है उसका रिडक्शन करा सकते हो। फिर जब आपको क्रूड मेटल मिल जाता है फिर आप करते हो रिफाइनिंग। तो मैं कोशिश करूंगी कि मेरे को 6 के 6 नाम याद आ जाएं। बाकी है कौन कौन से, यहाँ पे देखो, एक तो लिक्वेशन है, ठीक है, फिर उसके अलावा आपका डिस्टिलेशन होता है, ठीक है, एक आपका कौन होता है, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग होता है, ठीक है, एक आपका वेपर फेज होता है, वेपर फेज रिफाइनिंग होता है, एक आपका क्रोमैटोग्राफी होता है, ठीक है, और एक कोई छूट रहा है ना, तो वो आप देख लेना कौन सा एक छूट रहा है। तो टोटल हमने 6 इस तरह के कुछ मेथड्स जो हैं वो देखे थे। क्लियर है? ओके, तो यही सब हम लोगों को बस यहाँ पे डिस्कस करना है इस चैप्टर के अंदर। जो भी कुछ मैंने स्क्रीन पे लिखा है ना, बस इसी को हमें आज डिस्कस करना है। तो अब बस हम लोग फटाफट चलते हैं। और हाँ, एक और चीज कि अगर देखें कि कितने टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स हमारे पास हो गए, तो आपको वैसे तो समझ में ही आ रहा है। देखो ये तो मेरा फर्स्ट स्टेप था, इसको तो हमें स्टडी नहीं करना क्योंकि क्रश करना है, तो क्रश करने के लिए क्या स्टडी करोगे, है ना। तो इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। ये 3rd स्टेप है, ये 4th स्टेप है, और ये फाइनली आपका 5th स्टेप होता है। तो कई बार आपको बुक्स के अंदर है ना क्रशिंग वाला स्टेप दिया भी नहीं होता, क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं। आपको क्या करना है, उसको बस पाउडर्ड फॉर्म में ही तो लेकर आना है। तो उसके लिए हमारे पास में अच्छी खासी मशीनरीज होती हैं जो कि उसको पूरी तरह से क्रश कर देती हैं बॉल मिल्स की हेल्प से। ठीक है, तो हम डायरेक्टली जो बात करेंगे वो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर की करेंगे, यानी कि 2nd स्टेप की। क्लियर? ओके, तो ये अक्रेंस वाला पार्ट मैं भी स्किप कर देती हूँ क्योंकि अक्रेंस में इतना ज्यादा कुछ है नहीं। आप ये खुद भी इसको देख सकते हो, बिल्कुल एकदम थ्योरेटिकल पार्ट है। तो आप ये बस देख लेना कि कौन कौन से आपके अर्थ क्रस्ट के अंदर परसेंटेज किसका कैसा ज्यादा होता है। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करें सिलिकॉन की, तो सिलिकॉन हाईएस्ट परसेंटेज में प्रेजेंट होता है। उसके अलावा आयरन आपका बहुत अच्छे परसेंटेज में होता है। क्लियर? और एल्यूमिनियम आपका काफी अच्छे परसेंटेज में प्रेजेंट होता है। तो देखो जैसे अगर आप बात करो एल्यूमिनियम की, तो ये 3rd मोस्ट अबंडेंट है। और यहीं पे कहीं पे आयरन का भी लिखा होगा। हाँ, तो आयरन जो है ये आपका 2nd मोस्ट अबंडेंट होता है। और 1st मोस्ट अबंडेंट आपका अर्थ क्रस्ट में पाया जाने वाला एलिमेंट कौन सा होता है? सिलिकॉन। और सिलिकॉन भी क्यों? क्योंकि वो सैंड के अंदर प्रेजेंट होता है, मिट्टी के अंदर, है ना। अब मिट्टी तो हर ही जगह पर है अर्थ क्रस्ट में, इस वजह से सिलिकॉन का परसेंटेज बहुत ज्यादा हो जाता है। क्लियर? उसके अलावा ये एक टेबल है जो कि मेरे पास कोई तरीका नहीं है आपको याद करवाने का, ये आपको याद होनी चाहिए। क्लियर? तो इसमें भी स्पेशली अगर हम बात करें इनके कॉम्पोजिशन की प्लस फॉर्मूलाज की, तो जैसे कि अगर आप देखो, मैं आपको ये बता देती हूँ इनमें से ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है जो कि आपसे हो सकता है कि कभी पूछ लिया जाए। ठीक है, तो अगर हम बात करें एल्यूमिनियम की, तो एल्यूमिनियम का जो ओर होता है, ठीक है, ओर, अब आप समझ रहे हो ना कि हम मिनरल की बात नहीं कर रहे हैं, हम ओर की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ओर कौन है? इसका बॉक्साइट है और ऐसा इसका कुछ कॉम्पोजिशन होता है। कई बुक्स में आपको Al2O3 XH2O भी मिलेगा, आप चाहे तो वो भी याद कर सकते हो। उसके अलावा अगर हम आयरन की बात करें तो आपको हेमेटाइट का, मैग्नेटाइट का, इसमें सारे ही इंपॉर्टेंट है ना। तो इन सब का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, वैसे हम सबसे ज्यादा हेमेटाइट को यूज करते हैं। कॉपर की बात करें तो इसमें भी वैसे तो सभी इंपॉर्टेंट है, मैलेकाइट भी है, क्यूपराइट भी है, कॉपर ग्लैंस। ठीक है, ये 3 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिंक की अगर बात करें तो इसमें जिंक ब्लैंड को तो आप पहले भी ऑलरेडी पढ़ चुके हो, और जिंकाइट। कैलामिन भी वैसे तो इंपॉर्टेंट ही है, तो आप एक तरीके से सभी कर लो, है ना। इनको तो सभी को कर लो, ये अब एक ही तो बचा है ना, तो कर ही लो, मतलब ये टेबल इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओके। उसके बाद में जैसे ये अक्रेंस मैंने आपको बता ही दिया, एक बार आप इसको खुद से देख लेना, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। उसके अलावा चलो
अब हम लोग आते हैं, हमारा जो सेकंड स्टेप था ना, फर्स्ट स्टेप तो था क्रशिंग का, सेकंड स्टेप पे हम लोग आते हैं, सेकंड स्टेप यानी कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर का मतलब होता है ऊपर ऊपर से जो इंप्योरिटीज हैं आपको उनको रिमूव करना है। अब देखो ऊपर ऊपर से कौन सी इंप्योरिटीज होती है, किस तरह से, मतलब क्या हुआ इसका। तो देखो जब भी आप कभी बाहर से कुछ भी वेजिटेबल्स लेकर आते हो, कोई सब्जियां लेकर आते हो, कोई फ्रूट्स लेकर आते हो, तो क्या आप डायरेक्टली उसको कंज्यूम कर लेते हो? नहीं, है ना। खाना बनाने से पहले या उनको कंज्यूम करने से पहले हम उसको क्या करते हैं, पानी से एक बार वॉश कर लेते हैं। तो पानी से वॉश करने से होता क्या है, पानी से वॉश करने से उसका जो खुद का जो कंपोजिशन है ना, उसमें कोई फर्क नहीं आता, कोई चेंज नहीं आता, जो है जैसा है वैसा ही रहता है। लेकिन जो ऊपर ऊपर का डस्ट है, ऊपर ऊपर की जो गंदगी है, जो पॉल्यूशन की वजह से हो सकता है कुछ लग गया होगा, कुछ मिट्टी उस पर लगी हुई हो सकती है, कुछ जर्म्स उसके ऊपर हो सकते हैं, तो वो जो ऊपर ऊपर की इंप्योरिटीज हैं वो उसके ऊपर से हट जाती है। एग्जैक्टली यही वो काम है, ठीक है। तो इसमें भी कुछ भी चेंज नहीं होगा आपके ओर का, आपने ऊपर ऊपर से क्या कर दिया, उसकी एक तरीके से धुलाई कर दी। तो यही होता है हमारा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। हालांकि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर करना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे आपकी बहुत सारी जो इंप्योरिटीज होती है ना, जो कि अधिकतर इंप्योरिटीज तो ऐसी ही होती हैं जो कि केमिकली बॉन्डेड नहीं होती हैं, उनको आप यहां से रिमूव कर देते हो, तो आपका काम आगे का बहुत आसान हो जाता है। क्लियर है। तो ये होता है, इसके कुछ और भी नाम हैं। तो नाम क्या है, तो कॉन्सेंट्रेशन तो है ही है, उसके अलावा कई बार बेनिफेक्शन, ड्रेसिंग तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर आपको बेनिफेक्शन जो है वो भी कई बार मिल सकता है। एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं व्हाट इज द बेनिफेक्शन ऑफ ओर, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये कुछ नहीं है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर का दूसरा नाम है। क्लियर। सो बिफोर प्रोसीडिंग फॉर कॉन्सेंट्रेशन, ओर्स आर ग्रेडेड। ये मैंने आपको बता ही दिया कि इससे पहले कि हम कॉन्सेंट्रेशन करें हमें उसको क्या करना होता है, क्रश करना होता है, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ओर्स इन्वॉल्व सेवरल स्टेप्स। और हाँ, यहाँ पे अब आपके पास में ना कुछ टर्म्स आती हैं, गैंग। गैंग एक्चुअली क्या है, जो मैं आपको बार बार अभी तक एक वर्ड यूज कर रही हूँ, इंप्योरिटीज। एक्चुअली क्या है कि जब हम लोग मेटलर्जी पढ़ते हैं तो यहाँ पे हमने इन इंप्योरिटीज को एक अलग नाम दे दिया है, यानी कि हमारे ओर में जिसमें कि हम स्पेशली इंटरेस्टेड हैं, उसके अलावा जो भी उसके अंदर इंप्योरिटीज प्रेजेंट हैं, जो भी एक्स्ट्रा कुछ प्रेजेंट है, उनको हम क्या कहते हैं, गैंग कह देते हैं। अब देखो इंप्योरिटीज का मतलब, जैसे मैंने भी कहा ना, धूल मिट्टी, बस यही नहीं होता। इंप्योरिटीज में आपके बहुत सारे ऐसे भी दूसरे ओर्स हो सकते हैं जो कि हो सकता है किसी और मेटल के एक्सट्रैक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, राइट। जैसे कि अगर हम बात करें, जैसे कोई भी आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे मान लेते हैं कि कोई कॉपर सल्फाइड है या फिर कॉपर ऑक्साइड है, ठीक है। तो कॉपर ऑक्साइड के साथ में या कॉपर सल्फाइड के साथ में अगर आयरन सल्फाइड भी प्रेजेंट है, ठीक है, मिट्टी है, मतलब जमीन है, जमीन के अंदर कोई भी किसी के भी साथ में प्रेजेंट हो सकता है, राइट। अगर उनकी थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज सिमिलर हो एक दूसरे से, तो वो एक दूसरे के साथ में रह सकते हैं, साइज वाइज का कुछ होता है फैक्टर, तो अगर वो सिमिलर सा है तो वो उनकी एक टेंडेंसी होती है साथ में रहने की। तो अगर हम बात करें कॉपर सल्फाइड की, तो लेट्स से कि उसके साथ में आयरन सल्फाइड प्रेजेंट है, तो आयरन सल्फाइड जो है वो एक अच्छा सोर्स हो सकता है आयरन के एक्सट्रैक्शन के लिए। बट अगर हम इंटरेस्टेड कॉपर के एक्सट्रैक्शन में हैं, तो हमारे लिए तो ये आयरन सल्फाइड भी एक इंप्योरिटी ही हुआ, तो इसलिए आयरन सल्फाइड आपका क्या कहलाएगा, ये भी गैंग ही कहलाएगा। क्लियर है। तो ये टर्म हमें पता होनी चाहिए, आगे जाके हम बहुत बार इसको यूज करेंगे। अब देखो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर में हम लोग 4 इंपॉर्टेंट मेथड्स की बात करते हैं, ठीक है। आप इनमें से कोई भी चारों में से एक मेथड, डिपेंडिंग ऑन कि आपका किस तरह का गैंग है और किस तरह का आपका ओर है, उनकी प्रॉपर्टीज को ध्यान में रखते हुए आप इनमें से कोई भी एक मेथड को यूज कर सकते हो। क्लियर। देखो सबसे पहले अगर हम बात करें हाइड्रोलिक वॉशिंग, नाम से ही समझ में आ रहा है, हाइड्रोलिक यानी पानी हो गया और वॉशिंग यानी धोना, तो पानी से धोना, है ना। कुल मिला के हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जैसे सब्जी धोते हैं बिल्कुल उसी तरह से पानी से धो रहे हैं। हालांकि बस फर्क ये होता है कि जो हम घरों में जो सब्जी वगैरह धोते हैं उसका प्रेशर इतना पानी का नहीं होता, उसका सेटअप उतना टिपिकल नहीं होता। यहाँ पे एक्चुअली क्या होता है, बिल्कुल एक इंक्लाइंड फॉर्म में, एक स्लोपी फॉर्म में एक प्लेटफॉर्म होता है जिसके ऊपर ओर और गैंग दोनों को रखा जाता है और बहुत जोर से पानी की एक स्ट्रीम जो है वो निकाली जाती है वहां से। तो ऐसे में और या गैंग में से, दोनों में से जो भी ज्यादा हैवी है या फिर जो है ना, मतलब थोड़ा सा हैवी है और जो मतलब ग्रेविटी के साथ में नहीं निकल सकते, यहाँ पे ग्रेविटेशनल एक आपका फैक्टर होता है। तो यानी कि अगर कोई आपका और या मेटल और या गैंग दोनों में से कोई हल्का है, तो ऑब्वियस है कि वो पानी की स्ट्रीम के साथ निकल जाएगा, यानी कि ग्रेविटी के साथ में बह जाएगा, राइट। तो ऐसे में क्या हुआ कि ऊपर ऊपर की इंप्योरिटीज को आपने अलग कर दिया। क्लियर है। तो ये ही चीज है, आगे हम इसको थोड़ा सा सेंटेंस की, स्टेटमेंट की फॉर्म में भी देख लेंगे।
मैग्नेटिक सेपरेशन में क्या होता है, ऑब्वियसली आपको समझ में आ रहा होगा कि हमारे गैंग या फिर और में से कोई एक होगा जो कि मैग्नेटिक नेचर का होगा, जबकि दूसरा नॉन मैग्नेटिक नेचर का होगा। तो जो भी मैग्नेटिक नेचर का है वो मैग्नेट के ऊपर चिपका रह जाएगा और दूसरा जो नॉन मैग्नेटिक नेचर का है वो सेपरेट आउट हो जाएगा। ठीक है। तीसरी अगर हम बात करें फ्रोथ फ्लोटेशन की, तो देखो फ्रोथ का मतलब क्या होता है, फ्रोथ का मतलब होता है झाग। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं ना कि झाग बनाते हैं, हम झाग बनाते हैं। तो झाग बनाने से जो मेटल जनरली आपके जो सल्फाइड्स होते हैं ना, उन्हीं के लिए हम इनको काम में, जनरली क्या बल्कि आप कह दो हमेशा ही, हम जो सल्फाइड ओर्स होते हैं ना उनके लिए ही इनको काम में लेते हैं। ठीक है। तो सल्फाइड ओर्स जो हैं आपके वो बेसिकली हल्के होते हैं, तो हल्के होने की वजह से वो झाग के साथ में ऊपर आ जाते हैं और बाद में झाग के साथ ही हम उनको निकाल देते हैं और बाकी जो नीचे का गैंग है वो नीचे सेटल डाउन हो जाता है और ऐसे में आपने दोनों का सेपरेशन कर लिया। ठीक है। और फाइनली हमारा एक मेथड होता है लीचिंग मेथड, जो एक्चुअली एक केमिकल रिएक्शन बेस्ड मेथड है। तो वैसे तो हमने शुरुआत में देखा था कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फोर्स में हम फिजिकल मेथड्स को अप्लाई करते हैं, बट ये एक फिजिकल मेथड नहीं है, इट्स अ केमिकल रिएक्शन। यहाँ पे हम सिलेक्टिवली कि हमारा गैंग किसके साथ में रिएक्ट कर सकता है या फिर हमारा और किसके साथ में रिएक्ट कर सकता है, उन दोनों की केमिकल नेचर को ध्यान में रखते हुए किसी एक सिलेक्टिव रिएजेंट के साथ में रिएक्शन कराते हैं, जो ऑब्वियसली किसी एक के साथ रिएक्ट करेगा तो उसको सेपरेट आउट कर लेगा और दूसरा हमारा ऑटोमेटिकली सेपरेट हो जाएगा। सो दिस इज द होल कॉन्सेप्ट। अब हम है ना सबको एक बार फटाफट से देख लेते हैं, है ना। तो फर्स्ट है मेरे पास में हाइड्रोलिक वॉशिंग। हाइड्रोलिक वॉशिंग में हम क्या करते हैं, उनकी स्पेसिफिक, ये आपको इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखना है कि इनका डिफरेंस होता है इनकी स्पेसिफिक ग्रेविटीज में, इसी वजह से हम इसको एक नाम देते हैं क्या, ग्रेविटी सेपरेशन। क्लियर है। इन वन सच प्रोसेस एन अपवर्ड स्ट्रीम ऑफ रनिंग वाटर, जैसे मैंने आपको बताया था पानी की एक स्ट्रीम जो है वो इनके ऊपर बहाई जाती है और किस पे, और हमारा पाउडर्ड है ना, ये चीज भूलना मत कि और हमारा कैसा है, पाउडर्ड है। तो इस वजह से क्या होता है कि दोनों में से जो भी भारी है, अगर मान लो कि गैंग भारी है तो गैंग पीछे रह जाएगा और पानी के साथ में आपका पाउडर्ड ओर आ जाएगा, और अगर वाइस वर्सा है तो जो भी, मतलब समझ में आ रहा होगा, इतना कुछ इसमें टिपिकल नहीं है, जो भी भारी है वो पीछे रह जाएगा। क्लियर। देन द सेकंड मेथड वी हैव इज द मैग्नेटिक सेपरेशन। मैग्नेटिक सेपरेशन में ऑफ कोर्स एक मैग्नेटिक है जबकि दूसरा नॉन मैग्नेटिक है। ठीक है। सो दिस इज बेस्ड ऑन द डिफरेंस ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ द ओर कंपोनेंट्स। ठीक है। सो आइदर द ओर और द गैंग इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मैग्नेटिक फील्ड। देखो इसको मैं आपको यहां से समझा देती हूँ। यहाँ पे एक्चुअली क्या होता है ना कि इस तरह के दो रोलर्स लगे हुए होते हैं और उसके ऊपर एक बेल्ट होती है। अब ये रोलर जो होता है ना मैग्नेटिक रोलर होता है, यानी कि इसमें चुंबक है, तो चुंबक है तो इसका मतलब कोई भी आपका ऐसा, लेट्स से कि मेरा ओर जो है वो ही मैग्नेटिक नेचर का है, तो होगा क्या कि जब हम लोग पाउडर्ड ओर, इसके अंदर यहां से आप क्या पोर करते हो, यहां से आप पाउडर्ड ओर यहां से डाल रहे हो, और ओर के साथ आपको पता है कि इंप्योरिटीज भी प्रेजेंट हैं और इंप्योरिटीज को हम क्या कहते हैं, गैंग कहते हैं। सो लेट्स से कि मेरा ओर है जो कि मैग्नेटिक नेचर का है, तो ऐसे में होगा क्या कि जब ये ओर और गैंग दोनों के दोनों यहाँ पे इस बेल्ट के थ्रू यहाँ पर आएंगे, एंड ऑफ कोर्स ये जो रोलर्स हैं तो ये रोल करते रहते हैं, और जब ये रोल करते हैं तो इनके साथ में ये जो ऊपर बेल्ट लगी है वो भी साथ साथ में रोल करने लग जाती है। तो ऐसे में जब ये ओर और गैंग पार्टिकल्स भी इस बेल्ट के ऊपर जो प्रेजेंट है वो रोल करते करते यहाँ तक पहुंचेंगे, तो ऐसे में मैग्नेटिक रोलर होने की वजह से जो मैग्नेटिक ओर है वो तो इसके चिपका रहेगा, जबकि जो नॉन मैग्नेटिक नेचर का है वो इस रोलर के साथ में आप देख रहे हो इस तरह से एक प्रोजेक्टाइल मोशन बनाता हुआ यहाँ पे आके सेपरेट हो जाएगा। और जो दूसरा है, जैसे ही इस रोलर का मैग्नेटिक नेचर जब खत्म होगा, यानी कि रोलर जो है बिल्कुल अपने एंड पॉइंट पे आ जाएगा, तो जैसे बेल्ट के साथ में ये मूव करेगा, तो मूव करने के बाद में ये आपका कुछ इस तरह से सेपरेट हो जाएगा। जैसे ही वो मैग्नेटिक फील्ड बंद हो जाएंगी तो उसके बाद में जो आपका मैग्नेटिक नेचर का जो भी ओर है या दूसरा, कोई जरूरी नहीं है गैंग भी हो सकता है, जो भी मैग्नेटिक नेचर का कंपोनेंट है वो अलग से सेपरेट हो जाएगा। तो बहुत ही एक सिंपल सा एक तरीका है, कन्वेंशनल सा मेथड है, कुछ भी इतना टिपिकल नहीं है। क्लियर। तो ये आपके होता है, ये आपका क्या होता है, मैग्नेटिक सेपरेशन। क्लियर। तो जैसा मैंने आपको बताया कि दोनों में से कोई भी, यानी कि गैंग या ओर, दोनों में से कोई भी मैग्नेटिक हो सकता है, कोई भी नॉन मैग्नेटिक हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि ओर ही मैग्नेटिक होगा, आपको तो सेपरेट करना है ना, क्या फर्क पड़ता है कोई भी हो। फिर है फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस भी मैं आपको एक बार फिगर से भी बता देती हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में एग्जामिनर्स का फेवरेट होता है, अगर उनको कुछ भी पूछना होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर से तो जनरली वो यही पूछते हैं। ठीक है। तो देखो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर में क्या होता है कि ये आपका पानी है, ठीक है, और पानी के अंदर हम क्या करते हैं ना कि यहाँ पे एक इनलेट डालते हैं और इस इनलेट से हम ओर और साथ में ऑयल डालते हैं। ठीक है। ये जो ऑयल्स होते हैं आपके, इनको हम कहते हैं कलेक्टर्स।
इनको हम कहते हैं कलेक्टर्स। इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है फ्रोथ बनाना, यानी कि झाग को बनाना, और साथ में इनका काम क्या होता है कि जो आपका ओर है उसको नॉन वेटेबिलिटी देना। नॉन वेटेबिलिटी देने से होगा क्या कि ये पानी के अंदर जाके सॉल्युबल नहीं होंगे, पानी के साथ में कोई वेटेबिलिटी शो नहीं करेंगे। ये किस तरह के ओर्स दिखाते हैं? तो बेसिकली जो आपके सल्फाइड ओर्स होते हैं ना, वो उनके लिए हम लोग ये वाला मेथड यूज करते हैं। ठीक है, सल्फाइड ओर्स भी वो वाले जो कि काफी हल्के हैं, तो हल्के होने से होगा क्या कि वो फ्रोथ के साथ में ऊपर आ सकेंगे। क्लियर है? तो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि यहाँ से हम ओर डाल रहे हैं और ऑयल डाल रहे हैं, यहाँ पे अंदर आपका पानी है और यहाँ पे आप क्या कर रहे हो कि आपने एक इस तरह से एक पैडल लगा दिया जिसको कि आप बहुत फटाफट जोर जोर से घुमाते हो। ठीक है, तो वो कनेक्टेड होता है मोटर के साथ में जो कि बहुत फास्ट घूमता है। तो ऐसे घूमने से होगा क्या कि यहाँ पे फ्रॉथ बनने लगता है, यहाँ पे झाग बनने लगता है। जैसे आप घरों में भी करते होगे ना कि जैसे बाल्टी के अंदर अगर आप थोड़ा सा सर्फ लो, तो सर्फ डाल के अगर आप छोड़ दोगे तो उसको तो झाग बनने में बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन अगर जब हम उसको थोड़ा सा शेक कर देते तो शेक करने के बाद में वहां पर झाग बनने लगते हैं। राइट? अब आप सोचो इस तरह से अगर कोई पैडल लगेगा तो बहुत ज्यादा झाग बनेंगे। तो इन झाग की वजह से होता क्या है, आप जानते हो कि ऑयल की डेंसिटी पानी से कम होती है, तो इस वजह से ये ऑयल इस ओर को चारों तरफ से शील्ड कर लेता है, कवर बना लेता है इसके ऊपर। यानी कि ये अगर आपका सल्फाइड ओर है तो इस सल्फाइड ओर के ऊपर ऑयल की वजह से क्या हो जाएगी, एक शील्ड बन जाती है। ठीक है, इसी वजह से इसको नॉन वेटेबिलिटी मिलती है। नॉन वेटेबिलिटी कैसे? क्योंकि ऑयल की शील्ड बन गई तो इसका मतलब ऑयल तो पानी में डिसॉल्व नहीं होता, तो ऐसे में ये भी पानी से अलग अलग रहेगा, थोड़ा सा हाइड्रोफोबिक नेचर शो करेगा। और ठीक है, तो ऑयल हल्का भी होता है, तो जैसे ही आप इस पैडल से फ्रॉथ क्रिएट करोगे तो फ्रॉथ के साथ में ये जो पार्टिकल्स हैं जो कि ओर्स ही हैं, बेसिकली ओर के पार्टिकल्स हैं जिनके ऊपर एक शील्ड है, एक कवरिंग है ऑयल्स की, तो वो भी इस फ्रॉथ के अंदर आ जाएंगे। राइट? और ये जो फ्रॉथ है ये आपका अलग हो जाएगा, और जो नीचे आपके गैंग पार्टिकल्स हैं वो इस तरह से ऑयल के साथ में कोई भी बॉन्डिंग नहीं शो करेंगे, कोई शील्ड नहीं बना पाएंगे, इसलिए वो कहाँ रह जाएंगे, वो आपके नीचे इधर ही सेटल डाउन हो जाएंगे। तो इस तरह से आपका गैंग तो नीचे रह जाएगा और जो सल्फाइड ओर्स हैं वो आपके ऊपर की साइड में चले जाएंगे। ठीक है, अब क्या होता है, एक और एक चीज होती है यहाँ पे स्टेबलाइजर्स। ठीक है, या फ्रोदर्स, इनको तो फ्रोदर्स भी कहते हैं। उसके अलावा एक होते हैं आपके स्टेबलाइजर्स। अब ये स्टेबलाइजर्स क्या होते हैं? आप जानते हो कि जो झाग होता है ना वो ज्यादा टाइम तक स्टेबल नहीं रहता। घरों में भी हमने देखा है, जब कभी आपको कपड़े धोने होते हैं या कुछ भी करना होता है, अगर झाग बनता है तो झाग बहुत जल्दी एयर बबल्स ही तो होते हैं, तो जल्दी वो फूट के थोड़ी देर में आप देखोगे कि एकदम प्लेन पानी बन जाएगा। तो ऐसे में झाग ज्यादा लंबे टाइम तक के लिए बना रहे ताकि ज्यादा से ज्यादा ओर को हम लोग यहाँ पे अलग कर सकें, तो ऐसे में हम कुछ स्टेबलाइजर्स भी डालते हैं। क्लियर है? उसके अलावा एक वर्ड आता है आपका डिप्रेसेंट। डिप्रेसेंट का मतलब क्या होता है कि अगर लेट्स से कि आपका, ये मैं वर्ड्स यहाँ पे लिख देती हूँ, आपको पता होने चाहिए क्योंकि डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो मैंने आपको कहा फ्रोदर्स, ठीक है, इनको ही आप क्या कह सकते हो, कलेक्टर्स कह सकते हो, तो दोनों नाम आपको मिल सकते हैं। उसके अलावा होते हैं आपके स्टेबलाइजर्स, और किसको यूज करते हैं वो भी इंपॉर्टेंट है, एज अ स्टेबलाइजर या फिर एज अ कलेक्टर। और फिर एक हमारा वर्ड आता है डिप्रेसेंट। ठीक है, तो ये अब मैं आपको बता रही हूँ डिप्रेसेंट के बारे में। लेट्स से कि आपका ओर जो है वो भी सल्फाइड ओर है, ऑफ कोर्स वो तो सल्फाइड ओर होगा तभी तो हम ये मेथड अप्लाई कर रहे हैं, बट लेट्स से कि जो आपकी इम्प्योरिटी या फिर गैंग है वो भी सल्फाइड ही है, तो ऐसे में तो दोनों के ऊपर ऑयल की शीट बन जाएगी और दोनों के दोनों फ्रॉथ में आ जाएंगे, तो फायदा क्या हुआ सब कुछ करने का, वो तो फिर साथ में आ गए फ्रॉथ में। फिर उनको अलग तरीके से अलग करो, मतलब क्या निकला इस पूरे को करने का, कोई मतलब नहीं निकला। तो ऐसे में हम क्या करते हैं कि सिलेक्टिवली एक ऐसा रिएजेंट डाल देते हैं जो कि हमारा गैंग है, गैंग के साथ में तो रिएक्शन शो करता हो बट ओर के साथ में ना करता हो। तो ऐसे में ओर तो आपका ऊपर चला जाएगा और जो गैंग पार्टिकल्स हैं वो आपके नीचे रह जाएंगे, बिकॉज दे ऑलरेडी हैव रिएक्टेड विद दोस डिप्रेसेंट्स। तो वो क्या करते हैं, डिप्रेस कर देते हैं जो गैंग पार्टिकल्स हैं उनका फ्रॉथ में जाने से, इस वजह से उनको हम क्या कहते हैं, डिप्रेसेंट। सो वन ऑफ अ वेरी गुड एग्जांपल इज NaCN, जिसको कि मैं आपको बता देती हूँ कहां पे यूज करते हैं। क्लियर? तो एक बार इसको फटाफट से देख लेते हैं जो भी कुछ हमने अभी यहाँ पे पढ़ा। सो दिस मेथड इज यूज्ड फॉर रिमूविंग द गैंग फ्रॉम द सल्फाइड ओर्स। बहुत इंपॉर्टेंट, ये आप सल्फाइड ओर्स के लिए यूज करते हो। एंड सस्पेंशन ऑफ द पाउडर ओर इज मेड विद द वाटर। कलेक्टर्स या फिर फ्रॉदर्स हम यहाँ पे यूज करते हैं या फ्रॉथ स्टेबलाइजर्स यूज करते हैं।
ताकि फ्रॉथ बन सके और नॉन वेटेबिलिटी मिले, ठीक है। और कौन कौन से आपके कलेक्टर्स होते हैं, तो उनके कुछ एग्जांपल्स मैंने आपसे कहा कि पूछे जा सकते हैं। पाइन ऑयल इंपॉर्टेंट है, फैटी एसिड, ज़ैंथेट्स, इनको हम यूज करते हैं, ठीक है। फ्रॉथ स्टेबलाइजर यानी कि स्टेबलाइज करने के लिए, ताकि ज्यादा टाइम तक फ्रॉथ बना रहे, इसके लिए हम किसको यूज करते हैं, तो हम यूज करते हैं क्रेसॉल को और एनिलिन को। इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम्पल्स पूछे जा सकते हैं। फिर है द मिनरल पार्टिकल बिकम वेट बाय द ऑयल्स व्हाइल द गैंग पार्टिकल्स बाय वाटर, ठीक है। इस वजह से गैंग तो आपका पानी के साथ नीचे बैठ जाएगा और जो ऑयल है आपका वेट होके, ऑयल से वेट होके और आपका फ्रॉथ में चला जाएगा, ठीक है। एक रोटेटिंग पैडल होता है जो कि क्या करेगा, बहुत जल्दी जल्दी एजिटेट करेगा ताकि ज्यादा से ज्यादा फ्रॉथ क्रिएट कर सके। फिर है उसके बाद समटाइम्स इट इज पॉसिबल टू सेपरेट टू सल्फाइड ओर्स बाय एडजस्टिंग प्रपोर्शन, ठीक है। तो उसके लिए हमें डिप्रेसेंट्स यूज करने होते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें ZNS और PBS की, तो जो डिप्रेसेंट हम यूज करते हैं इस केस में वो कौन है, NaCN है, सोडियम साइनाइड है। तो वो क्या करेगा, इट सिलेक्टिवली प्रिवेंट ZNS फ्रॉम कमिंग टू द फ्रॉथ बाय अलाउज PBS टू कम विद द फ्रॉथ, ठीक है। तो वो करता क्या है कि वो PBS जो है ना, इसको तो फ्रॉथ में जाने देता है, जबकि जो ZNS है उसके साथ में रिएक्ट कर जाता है, ZNS के साथ में रिएक्ट करके, आपको समझ में ही आ रहा है, जिंक का साइनाइड बना देगा। क्लियर। तो इस तरह से ये तो आपका रिएक्शन शो कर देते हैं और नीचे प्रेसिपिटेट आउट हो जाते हैं, जबकि जो PBS है वो आपका चुपचाप फ्रॉथ में चला जाता है। क्लियर। तो इस तरह से हमने सेपरेट कर लिया। फाइनल जो हमारा मेथड है इसके अंदर वो है लीचिंग। लीचिंग जैसे कि मैंने आपको बताया एक केमिकल रिएक्शन है। सिंपली आप ये देखोगे कि आपका गैंग पार्टिकल किस तरह की रिएक्शन को शो करेगा और आपका और किस तरह की रिएक्शन को शो करेगा। दोनों का अलग अलग बिहेवियर होगा, इस वजह से दोनों रिएजेंट्स के साथ में एक ही रिएजेंट के साथ में रिएक्ट नहीं करेंगे, जिस वजह से आप उनको सेपरेट आउट कर लोगे। क्लियर है। ओके तो सबसे पहले जैसे अगर हम बात करें, बॉक्साइट इज द प्रिंसिपल ओर ऑफ एल्यूमिनियम, हम जानते ही हैं। इट यूजुअली कंटेन्स, इसके अंदर सिलिका की इंप्योरिटी होती है, आयरन ऑक्साइड की इंप्योरिटी होती है, टाइटेनियम ऑक्साइड की इंप्योरिटीज होती है। सो कॉन्सेंट्रेशन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग द पाउडर्ड ओर विद कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ NaOH। देखो ये इंपॉर्टेंट है, यहां से डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं कि आप NaOH का एक कॉन्सेंट्रेटेड मतलब एल्कलाइन मीडियम लेते हो और उसको किसके साथ ट्रीट करते हो, एल्यूमिना के साथ ट्रीट करते हो। तो उससे होता क्या है कि जो एल्यूमिनियम है ना वो तो एक कॉम्प्लेक्स बना लेता है, जिस कॉम्प्लेक्स को हम बाद में डिकम्पोज भी करवा देते हैं, ठीक है। लेकिन जो सिलिका है, आयरन ऑक्साइड है, वो कोई कॉम्प्लेक्स नहीं बना पाता, तो इस वजह से हमने अपने एल्यूमिना को क्या कर लिया, अलग कर लिया, ठीक है। तो डायरेक्टली हम लोग स्टेप पे आते हैं, ये है आपका वो स्टेप। तो एल्यूमिना को जब हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट कराया, ठीक है, ये कॉन्सेंट्रेटेड है आपका, तो ऐसे में हमारे पास में एक इस तरह का कॉम्प्लेक्स बन जाता है, ठीक है। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के साथ में सोडियम का कॉम्प्लेक्स मिल गया हमें। अब ये जो कॉम्प्लेक्स है ना, जब हम इसको इनर्ट एटमॉस्फेयर में CO2 के साथ में हीट करते हैं, तो ऐसे में हमें हमारा एल्यूमिना फिर से मिल जाता है। लेकिन अभी आप देख रहे हो कि इस एल्यूमिना के साथ में कुछ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशंस भी हैं, तो इनको भी रिमूव करना है। तो इनको रिमूव करने के लिए हम सिंपली इसको क्या कर देते हैं, हीट कर देते हैं। यहाँ पे आप एक एरो का साइन लगा लेना। तो बेसिकली जब आप इसको हीट करोगे, तो हीट करने के बाद में आपको ये एल्यूमिना मिल जाएगा, साथ में वाटर के पार्टिकल्स अलग हो जाएंगे, ठीक है, वाटर के मॉलिक्यूल्स निकल जाएंगे। देखो बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है। और एक यहाँ पे एक वर्ड यूज हो रहा है, सीडिंग। सीडिंग का मतलब क्या होता है कि थोड़ा सा एल्यूमिना हमें इस प्रोसेस में डालना पड़ता है ताकि हम एल्यूमिना के इस फॉर्म को पा सकें, ठीक है। इस प्रोसेस को सीडिंग कहते हैं। ये सिर्फ यहीं पर ही नहीं, बहुत जगहों पे अगर आपको कोई किसी चीज की प्रिपरेशन करनी होती है तो उस दौरान उसका कुछ छोटा सा प्रोपोर्शन हम उसमें डाल देते हैं, तो उससे क्या होता है, वो प्रोसेस जो है ना और ज्यादा एनहेंस हो जाता है, ज्यादा जल्दी जल्दी आपका प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होने लगता है। क्लियर है। तो सिंपल सा स्टेप है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको थोड़ा ध्यान रखना है। क्लियर। ओके तो और भी कुछ एग्जांपल्स की अगर हम बात करें, तो अगर हमें सिल्वर है, गोल्ड है, वैसे तो जनरली सिल्वर और गोल्ड जो होते हैं आपके नोबल एलिमेंट हैं, तो ज्यादा कोई रिएक्शन शो नहीं करते, बट कभी कभी इनके साथ इंप्योरिटीज, आप निकाल तो इनको अर्थ से ही रहे हो, तो कुछ तो इनके साथ इंप्योरिटीज तो प्रेजेंट हो ही सकती है, चिपकी भी रह सकती है। तो ऐसे में आप क्या करोगे, तो आप क्या करते हो कि जो भी हमारा मेटल है, यानी कि सिल्वर है या गोल्ड है, उसको भी आप किससे, साइनाइड से रिएक्ट करवा देते हो, ठीक है। और ये आप कराते हो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, जिससे कि कुछ ऐसा कॉम्प्लेक्स बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप बेसिकली कर क्या रहे हो, ऑक्सीडेशन कर रहे हो, ठीक है। हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, मेटल का ऑक्सीडेशन कर देते हैं। तो आप ऑक्सीजन ऐड कर रहे हो ना, और ऑक्सीडेशन करने के बाद में आपके पास में इस तरह से कुछ कॉम्प्लेक्स बन जाता है। अब ये जो कॉम्प्लेक्स बना, हमें तो ऐसा कॉम्प्लेक्स नहीं चाहिए था, हमें तो क्या चाहिए था, हमारा मेटल चाहिए था, या फिर एक मतलब हम उसको और कॉम्प्लेक्स थोड़ी बनाना चाहते हैं, हम तो सिंप्लीफाई करके एक प्योर मेटल लाना चाहते हैं। तो ऐसे में हम इस
पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स को एक ऐसे मेटल के साथ में रिएक्ट करवाएंगे जिसकी साइनाइड के लिए एफिनिटी इस मेटल से ज्यादा है। अब देखो जो आपका मेटल है वो ऑलरेडी नोबल मेटल है, उसकी तो वैसे ही टेंडेंसी ये है कि वो बहुत इजीली यहाँ से निकलकर एक अपनी अनरिएक्टेड फॉर्म में आ जाए, है ना, क्योंकि वो नोबल एलिमेंट है। तो ऐसे में हम जिंक को यूज करते हैं, ठीक है। तो ये हमने किससे इसको ट्रीट करा दिया, जिंक से। अब जो जिंक की एफिनिटी होती है ना साइनाइड के लिए वो ज्यादा होती है, तो वो इस मेटल को तो रिप्लेस कर देगा और खुद यहाँ पे आके बैठ जाएगा और आपको आपका मिल जाएगा प्योर मेटल, ठीक है। तो ये आपको मिल गया आपका प्योर मेटल। हालांकि हर केस में आपको पहले ही, क्योंकि हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर की बात करें, ये हमारा सेकंड स्टेप था, राइट। तो सेकंड स्टेप में ही आपको हर केस में प्योर मेटल नहीं मिलता है लीचिंग प्रोसेस से, लेकिन क्योंकि ये ऑलरेडी आप देख रहे हो कि ये मेटल्स कैसे हैं, बहुत नोबल नेचर के हैं, तो यहाँ पे आपको लीचिंग प्रोसेस के दौरान भी काफी हद तक एक प्योर फॉर्म में मेटल मिल चुका होता है। पर ऐसा सबके लिए नहीं होता। जैसे कि अगर आप पिछले केस की बात करो, एल्यूमिनियम वाले केस की, तो आपको जो मिला है ना यहाँ पे वो कौन है, एल्यूमिना है। पर आपको एल्यूमिनियम चाहिए, आपको एल्यूमिना थोड़ी चाहिए। तो इसके आगे भी हमें बहुत कुछ अभी करना बाकी है। आगे जाके आप जो पढ़ते हो ना हेल हेरोल्ड प्रोसेस, वहां तक आप जाओगे तब जाके आपके हाथ में प्योर एल्यूमिनियम लगता है। क्लियर है, ओके। तो ये बात हो गई किसकी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर की, ठीक है। ये तो हमने सेकेंड स्टेप जो है वो कंप्लीट कर लिया। अब सेकेंड स्टेप के बाद में क्या होता है कि हमारे हाथ में जो मेटल की फॉर्म है वो ऐसी आ चुकी होती है जिसके अंदर ऊपर ऊपर की इंप्योरिटीज अब नहीं है। तो अब हमें क्या करना है, तो आप याद करो मैंने आपको इनिशियली बताया था ना, वो जो मैंने आपको ये मैंने आपको बताया, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर पिक्चर को हमेशा ध्यान में रखो। तो देखो कॉन्सेंट्रेशन हमने कर लिया, कॉन्सेंट्रेशन करने के बाद में नेक्स्ट स्टेप हमारा कौन सा आता है, ऑक्सीडेशन। याद करो मैंने आपको यहाँ पे ये बताया था कि अगर आपका मेटल ऑक्साइड फॉर्म में ऑलरेडी है तो आप डायरेक्टली रिडक्शन वाले स्टेप पे आ सकते हो। पर अगर आपका मेटल ऑक्साइड फॉर्म में ना होकर लेट्स से सल्फाइड फॉर्म में है, कार्बोनेट फॉर्म में है, तो क्योंकि उसका डायरेक्टली रिडक्शन करना थोड़ा मुश्किल होता है और कई बार उसके लिए डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव भी होती है, यानी कि कोई टेंडेंसी ही नहीं होती रिड्यूस होने की कई बार। तो ऐसे में हम सबसे पहले उसको उसके ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं, फिर ऑक्साइड से हम फर्दर रिडक्शन करवाते हैं। क्लियर है, तो अभी हम इन वाले स्टेप्स को डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें कि हम ये देखेंगे कि हम ऑक्सीडेशन कैसे कैसे करवा सकते हैं, और ऑक्सीडेशन कराने के बाद में हमें रिडक्शन कराना होगा, तो उसके लिए हम थर्मोडायनामिक और इलेक्ट्रोकेमिकल प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ऑक्सीडेशन वाले स्टेप को डिस्कस करती हूँ, ठीक है। तो हम पहुंच गए थे यहां पे। तो अब हमें क्या करना है, जो कॉन्सेंट्रेटेड ओर हमारे पास आ गया है उसका ऑक्सीडेशन करेंगे, देन रिडक्शन करेंगे। तो हमारे जो स्टेप्स रहेंगे, सबसे पहले कन्वर्जन टू ऑक्साइड, यानी कि हो गया ऑक्सीडेशन, और उसके बाद में हम देखेंगे जब ऑक्साइड मेरे पास आ जाएगा तो उस ऑक्साइड का हम फर्दर क्या कर देंगे, रिडक्शन, ठीक है। अब आपको समझ में भी आ गया होगा कि क्यों पहले तो हम ऑक्सीडेशन कर रहे हैं फिर उसी का रिडक्शन कर रहे हैं, तो उसका मतलब क्या है, क्लियर है, ओके। अब देखो ऑक्सीडेशन कराने के लिए मेरे पास दो स्टेप्स होते हैं, दो स्टेप नहीं कहेंगे, दो मेथड्स होते हैं, ठीक है। कैल्सिनेशन हो सकता है, रोस्टिंग हो सकता है। कैल्सिनेशन और रोस्टिंग को आप ऐसे समझ लो कि अगर मान लो आपका और कुछ ऐसा है जिसमें ऑलरेडी ऑक्सीजन का कोई ना कोई सोर्स है, लेट्स से कि अगर वो हाइड्रोक्साइड की फॉर्म में है, लेट्स से कि वो कार्बोनेट के फॉर्म में है, तो आप देख रहे हो ना कार्बोनेट के अंदर ऑक्सीजन तो प्रेजेंट होता है, ऑब्वियसली वो ऑक्साइड नहीं है, पर कार्बोनेट के अंदर ऑक्सीजन दे सकता है वो किसी तरह से, ठीक है। तो ऐसे में तो आप इस तरह के ओर्स के लिए कैल्सिनेशन यूज करते हो। लेकिन अगर आपका ओर ऐसा है जिसके अंदर ऑक्साइड का कोई सोर्स ही नहीं है, तो अलग से हमें ऑक्सीजन की कंटिन्यूस सप्लाई करनी होती है। जैसे कि अगर कोई सल्फाइड ओर है तो सल्फाइड के अंदर सल्फर है ना, ऑक्सीजन थोड़ी है कोई, ठीक है। तो ऑक्सीजन का कोई सोर्स ही नहीं है यहाँ पे, तो रोस्टिंग प्रोसेस आप तब यूज करते हो जैसे कि आप सल्फाइड की अगर हम बात करें तो, क्लियर है, ओके। तो देखो कैल्सिनेशन आप किसके लिए करोगे, और हाँ कैल्सिनेशन क्योंकि मैंने कहा कि इसके लिए आपको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, सो ऑब्वियसली कि आप कैल्सिनेशन में ऑक्सीडेशन कराते हो इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। सो कैल्सिनेशन इन्वॉल्व्स हीटिंग, यहाँ पे आप सिंपली हीटिंग करते हो, इट रिमूव्स द वॉलेटाइल मैटर व्हिच एस्केप्स लीविंग बिहाइंड द मेटल ऑक्साइड। तो आप यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स देख सकते हो, जैसे कि ये आयरन का ऑक्साइड है, ठीक है, हाइड्रेटेड फॉर्म में है। अब आप इसको हीट करोगे तो इसमें से आयरन ऑक्साइड तो अलग हो गया, पानी अलग हो गया, तो देखो ये क्या हो गया, ऑक्साइड में आ गया, मतलब ऑक्साइड में ये ऑलरेडी था लेकिन हाइड्रेटेड कुछ फॉर्म्स भी यहाँ पे प्रेजेंट थी, तो हीट करके आपको क्या मिल गया, ऑक्साइड मिल गया,
क्लियर है। इसी तरह से जिंक कार्बोनेट है, तो जिंक कार्बोनेट को जब आप हीट करते हो तो आपको जिंक का ऑक्साइड मिल जाता है और आपको क्या मिल जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। इससे हमें कोई मतलब नहीं है कि हमें साथ में क्या मिल रहा है, हमें इससे मतलब है कि यहाँ पे मुझे एक ऑक्साइड मिल गया, यहाँ पे भी मुझे एक ऑक्साइड मिल गया। इसी तरह से कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट का जो एक स्ट्रक्चर होता है, मतलब एक मिक्सचर होता है, इसको भी अगर हम हीट करेंगे तो मुझे यहाँ से कैल्शियम ऑक्साइड भी मिल जाएगा और मैग्नीशियम ऑक्साइड भी मिल जाएगा, साथ में CO2 गैस भी रिलीज हो जाएगी। क्लियर है। तो इन तीनों ही केसेस में मैं क्या देख रही हूं कि सिंपली हीट करने से ही मुझे अपना ऑक्साइड मिल जा रहा है। क्लियर है। ओके। दूसरी तरफ हमारा जो मेथड आता है, ये तो था कैल्सिनेशन, दूसरा मेथड है रोस्टिंग। अब रोस्टिंग में क्योंकि कोई ऑक्सीजन का सोर्स ही नहीं होता, तो अगर आप सिंपली उसको हीट कर दोगे तो उसमें से हो सकता है सल्फाइड तो निकल जाए लेकिन ऑक्साइड नहीं बनेगा आपका, राइट। तो ऐसे में हमें एक रेगुलर सप्लाई करनी होती है एयर की, यानी कि हमें रेगुलर ऑक्सीजन की सप्लाई करनी होती है। और साथ ही साथ हमें ये ध्यान देना होता है कि जब हम हीट करें तो ऐसे मेल्टिंग पॉइंट पे करें जो कि मेटल के मेल्टिंग पॉइंट से कम हो, ठीक है। यानी कि मेटल हमारा मेल्ट ना हो रहा हो, सिंपली आपका ऑक्सीजन जो है वो तो वहां पर आ जाए, जो आपका सल्फाइड था वो तो वहां से अलग हो जाए, लेकिन मेटल ही ना मेल्ट हो जाए, इसका भी हमें खास ध्यान रखना होता है। क्योंकि इससे क्या होगा, अगर मेटल भी मेल्ट हो गया ना तो वो दूसरी भी चीजों के लिए और ज्यादा ससेप्टेबल हो जाएगा, तो अगेन वो कोई ना कोई सल्फाइड या कोई और फॉर्म बना सकता है, जो कि हम नहीं चाहते। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि हमें हमारा ऑक्साइड मिल जाए, ठीक है। तो अब ये देखो, जैसे जिंक सल्फाइड है, तो जिंक सल्फाइड को जब हम ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाते हैं, यानी एक ऑक्सीजन की कंटिन्यूस सप्लाई रखते हैं, तो ऐसे में आपको क्या मिल जाता है, जिंक ऑक्साइड और साथ में मिल जाती है सल्फर डाइऑक्साइड। क्लियर है। तो ये देखो ऑक्साइड मिल गया। इसी तरह से लेड सल्फाइड है, जब ऑक्सीजन से ट्रीट कराओगे तो लेड ऑक्साइड मिल जाएगा, साथ में सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज हो गई। जब कॉपर सल्फाइड को लेते हो, ऑक्सीजन से ट्रीट कराते हो, तो आपको क्यूप्रस ऑक्साइड मिल जाएगा और साथ में सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज हो जाएगी। अब जो सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है ना, इसको हम वेस्ट नहीं जाने देते। इसको हम क्या करते हैं कि बहुत सारे अलग अलग जगहों पर सल्फर डाइऑक्साइड की जरूरत होती है, जैसे कि हमें सल्फ्यूरिक एसिड ही बनाना है। तो सल्फ्यूरिक एसिड बनाने के लिए हमें पता है कि एक बहुत वाइटल स्टेप होता है, एक इंपॉर्टेंट स्टेप होता है सल्फर डाइऑक्साइड का यूज करना, जहां पे हम सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फर ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं, तो वहां पे हम इस सल्फर डाइऑक्साइड को यूज में ले सकते हैं। बट हमारा यहाँ पे इस चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू जो हमारा खास इंटरेस्ट था वो था इनको ऑक्साइड्स में कन्वर्ट करना, जो कि हमने देखा कि कैल्सिनेशन से कैसे कर सकते हैं और रोस्टिंग से कैसे कर सकते हैं और किसकी कर सकते हैं। तो इसलिए आप ये ध्यान रखोगे कि जो रोस्टिंग प्रोसेस है वो हम किसके लिए अप्लाई करते हैं, सल्फाइड ओर्स के लिए। क्लियर, बहुत इंपॉर्टेंट। अब ये बात तो हो गई। फिर है द सल्फाइड ओर्स ऑफ द कॉपर आर हीटेड इन रिवर्बरेटरी फर्नेस। अब यहाँ पे ना कॉपर का थोड़ा सा आपको एक एग्जांपल सा गिवन है कि जो आपका कॉपर का ऑक्साइड, कॉपर के सल्फाइड्स होते हैं, जैसे कि कॉपर का सल्फाइड है, तो इसके साथ में कई बार क्या होता है ना कि कुछ इंप्योरिटीज रहती हैं, जैसे कि आयरन सल्फाइड, ठीक है, ये आपका गैंग है। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, जब इसको हीट करेंगे तो साथ साथ में ये तो इंप्योरिटी है, तो ये भी तो साथ में हीट हो जाएगी। तो ऐसे में कॉपर सल्फाइड से आपका कॉपर ऑक्साइड बन जाता है, ठीक है। इसी तरह से आयरन सल्फाइड से भी आपका आयरन ऑक्साइड बन जाता है, ठीक है। अब क्या होता है, जो भी यहाँ से SO2 गैस रिलीज हो रही है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया, उसको आप H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड को बनाने में काम में ले सकते हो। तो यहाँ पे आपने कॉपर सल्फाइड से तो कॉपर ऑक्साइड बना लिया, आयरन सल्फाइड से आपका आयरन ऑक्साइड ऑटोमेटिकली साथ साथ में बन गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है ना, ये देखो एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एक्चुअली क्या करते हैं हम, ये जो आयरन ऑक्साइड है, ये जो बन चुका है, इसको हम यहाँ से रिमूव करना चाहते हैं। तो रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, एक्सटर्नली कुछ और साथ में लेकर आते हैं, उसके साथ इसका रिएक्शन कराते हैं और इसको स्लैग की फॉर्म में यानी एक स्लरी की फॉर्म में बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं स्लैग ऑफ या फिर स्लैगिंग ऑफ। इसको मैं एक बार पढ़ लेती हूँ, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। सो द सल्फाइड ओर ऑफ द कॉपर आर हीटेड इन अ रिवर्बरेटरी फर्नेस। एक फर्नेस के अंदर ये पूरा हीटिंग का प्रोसेस किया जाता है, उसको बोलते हैं रिवर्बरेटरी फर्नेस। इफ द ओर कंटेन्स आयरन इट इज मिक्स्ड विद सिलिका, ठीक है। तो मैंने आपसे क्या कहा, इसको स्लैगिंग करेंगे किसके साथ में, सिलिका के साथ में, और इससे और फर्दर हीट करेंगे तो आयरन ऑक्साइड जो होता है वो स्लैग ऑफ हो जाता है, क्योंकि वो इस सिलिका के साथ में आयरन सिलिकेट बना लेता है, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा आपका, सिलिकेट, आयरन का सिलिकेट बन जाएगा। एंड कॉपर इज प्रोड्यूस्ड इन द फॉर्म ऑफ कॉपर मेट। ये आपको कॉपर मेट जो है, कॉपर आपको कॉपर मेट की फॉर्म में मिल जाएगा, विच कंटेन्स Cu2s एंड FeS, ठीक है। यहां से आपको Cu2s और FeS भी साथ में मिलता है। आगे देखते हैं इसको।
ठीक है। तो जो भी मैंने आपको बताया था ये एग्जैक्टली वही है जो आयरन ऑक्साइड आपका यहाँ पे बना है। वो आयरन ऑक्साइड जब सिलिका के साथ में जो कि हमने एक्सटर्नली ऐड किया था, तो वो दोनों आपस में मिलके क्या बना देंगे, एक आयरन सिलिकेट बना देंगे जो कि स्लैग कहलाता है। तो यहाँ पे 2-3 वर्ड्स आपके सामने आते हैं। देखो गैंग तो आप ऑलरेडी जानते हो, गैंग का मतलब होता है इम्प्योरिटी। सिलिका यहाँ पे क्या है, सिलिका को कहते हैं फ्लक्स, यानी कि गैंग को रिमूव करने के लिए जब अलग से आप कोई एक केमिकल डालते हो, कुछ आप ऐसा कुछ उसमें केमिकल स्पीशीज डालते हो जिसके साथ में रिएक्ट करके आप उसको बाहर इजीली निकाल सको, ताकि हमारा मेटल का या जिस भी ओर का हम लोग प्योरिफिकेशन करना चाहते हैं वो प्रोसेस और सिंपल हो सके, तो उसको हम कहते हैं स्लैग ऑफ मेथड। ठीक है। तो यहाँ पे एक गैंग ने फ्लक्स के साथ में रिएक्ट करके स्लैग बना लिया, तो ये प्रोसेस क्या हो गया, आपका स्लैगिंग ऑफ हो गया। तो आयरन ऑक्साइड क्योंकि गैंग था, इम्प्योरिटी थी, और सिलिका आपका क्या है, फ्लक्स हो गया, जिसको हमने डाला और दोनों ने मिलकर आयरन सिलिकेट बना लिया, जो कि ऑलमोस्ट एक स्लरी जैसा होता है जिसको कि निकाल देना बहुत आसान होता है। क्लियर है। अब इसी तरह से क्या होता है, ये तो मैंने आपको एक जो एग्जैक्टली जो हम यहाँ पे यूज करते हैं मेथड वो मैंने आपको बताया, राइट। लेकिन कई बार क्या होता है कि अगर मान लो कि आपका सिलिका इम्प्योरिटी हो, वो ये इस एग्जाम्पल से रिलेटेड नहीं है, ठीक है, ये अलग चीज है, ये मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए, सिर्फ एक एग्जाम्पल के लिए बताया है कि अगर लेट्स से कि सिलिका ही हमारी किसी केस में इम्प्योरिटी हो, जो कि हो भी सकती है, बिल्कुल हो सकती है ना, क्योंकि सिलिका मतलब एक तरीके से कोई भी मिट्टी है, ग्लास है, तो इन सब के अंदर सिलिका प्रेजेंट होता है। तो ये भी जनरली आपके हर केस में आपको एक इम्प्योरिटी के फॉर्म में मिलता है। तो अगर हम सिलिका को यहाँ से रिमूव करना चाहते हैं तो हम उसके अंदर कैल्शियम ऑक्साइड को ऐड कर देते हैं। क्यों? क्योंकि सिलिका आप जानते हो उसका नेचर कैसा है, एसिडिक नेचर है। तो हम कोई जो बेसिक टाइप का हमारा ऑक्साइड होगा उसको हम इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है, तो उससे हमारा स्लैग बन जाएगा। तो ये मैंने थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ है, ये गलत लिखा हुआ है, ये बेसिकली एक नॉन मेटल ऑक्साइड है, इसको आप करेक्ट कर लेना। और ये कौन है, एसिडिक गैंग हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे भी उल्टा लिखा हुआ है, ये आपका मेटल ऑक्साइड है और ये आपका एक बेसिक फ्लक्स हो जाएगा। तो आप देख रहे हो एक एसिड बेस टाइप की रिएक्शन हो रही है और फाइनली आपको एक सॉल्ट मिल रहा है। क्लियर। तो ये थोड़ा सा करेक्शन है, ये आप कर लेना, ऊपर तो सही लिखा है। तो ये फ्लक्स का मैंने आपको बता ही दिया इसका मतलब, और यहाँ पे स्लैग बन जाता है गैंग और फ्लक्स से। क्लियर। तो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है और इसको कई बार किया जाता है। ये जस्ट एक आपको दिखाने के लिए कि रिवर्बरेटरी फर्नेस जो होते हैं वो किस तरह से होते हैं। क्लियर। तो ये हो गई बात किसकी, ऑक्सीडेशन की। अब हमें क्या करना है, ऑक्साइड मेरे पास आ गया, तो अब मुझे इस ऑक्साइड का रिडक्शन करना है। और रिडक्शन करने के लिए हमें ना बड़ी सारी चीजें, कई बार तो होता है कि आप सिंपली उसको रिड्यूस कर दो, हीट कर दो, अगर ऑक्साइड निकल जाए तो बहुत अच्छी बात है। पर कई बार क्या होता है ना कि ये प्रोसेस हीटिंग का जो मैंने बोला ना, इसके लिए बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर आपको देना पड़ता है। अगर बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर हमारा लग रहा है तो ऐसे में प्रोसेस जो है इतना बेनिफिशियल नहीं है। अब यहाँ पे हमारी ना एक इक्वेशन काम आती है। देखो हम करना क्या चाहते हैं, पहले मैं आपको वो बता देती हूँ कि हम इस मेटल ऑक्साइड को मेटल में कन्वर्ट करना चाहते हैं, ठीक है। ये बात तो आपको समझ में आ गई रिडक्शन में। अब देखो एक इक्वेशन होती है, आपने सबने पढ़ रखी है, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। हम जानते हैं कि अगर हम हमारे मेटल ऑक्साइड्स को रिड्यूस करके मेटल बनाना चाहते हैं तो ऐसे में इस रिएक्शन के लिए डेल्टा जी नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है। और डेल्टा जी तब नेगेटिव होगा अगर टी डेल्टा एस की वैल्यू कैसी हो, डेल्टा एच से ज्यादा हो, है ना, तभी तो वो ज्यादा नेगेटिव हो जाएगा, तो डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। अब कई बार क्या होता है ना कि अगर मान लो कि आपके सिस्टम की एंट्रोपी इस प्रोसेस में, जो कि जनरली होती भी है, डिक्रीज होती है, तो टेम्परेचर हमें बहुत ज्यादा बढ़ाना पड़ता है। कई बार ये जो टेम्परेचर है ऑक्साइड का रिड्यूस करने का, वो इवन आपके 1000 डिग्री सेल्सियस के भी ऊपर होता है, 3000 डिग्री सेल्सियस के भी ऊपर होता है। तो इतना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाने का मतलब है इस तरह का सेटअप लगाना, इसमें बहुत खर्चा भी होता है, बहुत कुछ इसके लिए कंट्रोलिंग एक एनवायरनमेंट बनाना पड़ता है, जो कि इतना सुटेबल प्रोसेस नहीं है। जब काम सस्ते में हो सकता है तो इतना उसके लिए क्यों खर्चा करना, है ना। तो ऐसे में हम क्या करते हैं कि बिल्कुल ऑफकोर्स प्रिंसिपल हमारा यही रहेगा, डेल्टा जी तो नेगेटिव होना ही चाहिए, बट इस बार हम क्या करते हैं कि टेम्परेचर को हद से ज्यादा बढ़ाने की बजाय हम ये देखते हैं कि क्या हम कोई रिड्यूसिंग एजेंट डाल सकते हैं, क्योंकि हमें कराना रिडक्शन है। तो रिडक्शन कराने के लिए अगर हम कोई एक थोड़ा सा कोई रिड्यूसिंग एजेंट ले लें या फिर एक इक्विवेलेंट अमाउंट में रिड्यूसिंग एजेंट ले लें, तो ये वाला जो हमारा फैक्टर था ना कि हमें कुछ भी टेम्परेचर प्रोवाइड करना पड़ रहा है, उसको हम थोड़ा लोअर टेम्परेचर रेंज पे भी लेकर आ सकते हैं। सो लेट्स से कि अगर मान लो कि मैं अपने मेटल ऑक्साइड का
सिंपली अगर हीटिंग से ही कुछ क्या कर रहे थे, अगर हम उसको या कोई भी सिंपल सा मेथड अप्लाई करके हम उसका रिडक्शन करा रहे थे, तो ऐसे में लेट्स से कि टेम्परेचर जो लग रहा था वो 3000 डिग्री सेल्सियस लग रहा था, तो अगर मैं ऐसे में कोई रिड्यूसिंग एजेंट डाल देती हूँ, तो रिड्यूसिंग एजेंट डाल देने से अगर वो 1000 डिग्री सेल्सियस पे ही रिएक्शन हो जाता है, तो वो तो एक बेनिफिशियल हो गया ना, कि कितना हमें हमारा टेम्परेचर कितना कम हो गया, यानी प्रोसेस हमारा बहुत आसान हो गया, राइट। तो हम यही करते हैं, हम एक परफेक्ट रिड्यूसिंग एजेंट को चूज करते हैं। बट रिड्यूसिंग एजेंट हमें कैसे पता चलेगा कि कौन किसके लिए एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है? सबके लिए, सभी मेटल ऑक्साइड्स के लिए कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट एक ही काम कर जाए, ऐसा नहीं होता। और ऐसा भी नहीं होता कि एक टेम्परेचर रेंज, सभी टेम्परेचर रेंज पे एक ही रिएजेंट सभी मेटल ऑक्साइड्स को रिड्यूस करें, ऐसा भी नहीं होता। इसका मतलब हो सकता है कि कोई एक रिड्यूसिंग एजेंट किसी मेटल ऑक्साइड के लिए एक सर्टेन, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर तक तो रिड्यूसिंग एजेंट है, जबकि उसके हाई टेम्परेचर पे शायद वो ना हो। ठीक है, सारी पॉसिबिलिटीज रहती हैं, पर इन सभी को बताने के लिए, समझाने के लिए आगे हम क्या पढ़ते हैं? थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल पढ़ते हैं। तो थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल तो यही है आपका कि आपका T डेल्टा एस वैल्यू एनी हाउ इट शुड बी ग्रेटर देन दैट ऑफ डेल्टा एच, ताकि डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव रह सके। अब यहाँ पे हमारे पास में दो चीजें और आ जाती है, क्या कि दो इक्वेशंस हैं। एक तो ये वाली इक्वेशन तो है ही है, चलो आगे जब आएगा तभी मैं आपको बता दूंगी। मतलब कुल मिला के आपका डेल्टा जी नेगेटिव होना चाहिए, ये हमारी कंडीशन। और कंडीशन क्या है? ये तो होता ही है, रिएक्शन आप कराना चाहते हो तो उसके लिए डेल्टा जी नेगेटिव होना ही चाहिए, अदरवाइज वो रिएक्शन ही नहीं होगी, है ना, वो नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। क्लियर? तो गिब्स फ्री एनर्जी इंटरप्रिटेशन, ये सब मैंने आपको बता ही दिया, एक बार आप इसको और एक बार खुद से रीड कर लेना, बाकी जो मैंने आपको बताया एग्जैक्टली वही है। तो ये इक्वेशन होती है आपकी, तो डेल्टा जी हम नेगेटिव बना के रखना चाहते हैं, तो ऐसे में मैंने आपको बताया कि टी डेल्टा एस की वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन दैट ऑफ डेल्टा एच। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, सब पढ़ रखा है हमने। उसके अलावा एक होता है आपका डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस ऑफ आर टी एल एन के। तो जब हम थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल्स की बात करते हैं ना, तो ये दो इक्वेशन से हमें डील करना होता है। यानी कि अगर रिएक्शन हमारी ऐसी है जो कि ऑफ कोर्स इक्विलिब्रियम में जा रही है, मान लो कुछ ऐसी रिएक्शन है जिसको कि हम एक्वस मीडियम में करवाते हैं, तो ऐसे में अगर इक्विलिब्रियम अचीव होता है, यानी कि ऑफ कोर्स हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात कर रहे हैं, तो ऐसे में भी हमारा डेल्टा जी जो है वो नेगेटिव बना रहे। ठीक है, तो इसका हमें ध्यान रखना होता है, जो कि तभी पॉसिबल है अगर के की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो ही डेल्टा जी आपका नेगेटिव होगा। ठीक है, तो जब हम थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल की बात करेंगे तो ये दो चीजें हमें ध्यान में रखनी होती है। और जब हम इसकी बात करेंगे तो ऑफ कोर्स टेम्परेचर भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है, डेल्टा एस भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है, और डेल्टा एच भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि रिएक्शन खुद से एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक है, वो भी डिसाइड करेगी कि फाइनली डेल्टा जी आपका नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा। और हमें तो डेल्टा जी नेगेटिव ही चाहिए, पॉजिटिव की तो हम बात ही नहीं करेंगे, अदरवाइज वो तो इक्वेशन होगी ही नहीं, है ना, जो रिएक्शन ही नहीं होगी उसके लिए क्या पढ़ना। तो ये सब चीजें हैं, एक बार आप इसको पढ़ लेना। मैं डायरेक्टली कहां पर आती हूँ? मैं आती हूँ एलिंगम डायग्राम पे। मैं आपको बस बता देती हूँ कि एलिंगम डायग्राम को हम किस तरह से रीड करते हैं और फाइनली हम इससे क्या इन्फेरेंस निकालते हैं, राइट। तो देखो इन्फेरेंस ये निकालते हैं कि जो डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ये बेसिकली एलिंगम डायग्राम क्या बताता है कि आप किसी मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस करने के लिए किस रिड्यूसिंग एजेंट को चूज करो, ये बात आपको एलिंगम डायग्राम बताता है। तो हमें तो सिर्फ इसको इंटरप्रेट करना है, अदरवाइज जितनी भी मेहनत है वो हमारे साइंटिस्ट ऑलरेडी कर चुके हैं। वो पूरा का पूरा जो एक रिकॉर्ड है आपके सामने एक ग्राफ के फॉर्म में उन्होंने प्लेस कर दिया है। आपको तो सिर्फ इंटरप्रेट करना है, आपको तो कोई मेहनत ही नहीं करनी है इसमें। ये एक डेल्टा जी वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ होता है, ठीक है। तो ऐसे में आप देख रहे हो कि टेम्परेचर जो है वो तो ऑब्वियसली हमारा इंक्रीज हो रहा है, कहां से कहां तक? 0 से लेकर 2000 डिग्री सेल्सियस तक का यहाँ पे इस ग्राफ में शो कर रखा है, ठीक है। उसके अलावा कुछ आपको मेटल टू मेटल ऑक्साइड्स यहाँ पे बनते हुए दिख रहे होंगे। उसके अलावा डेल्टा जी, ये देखो ये इंपॉर्टेंट है, कई बार है ना ये हम थोड़ा सा इग्नोर कर देते हैं, पर इस पे हमें ध्यान देना है कि जो डेल्टा जी का आपको ग्राफ दे रखा है वाई एक्सिस पे, ये स्टार्ट कहां से हो रहा है? 0 से स्टार्ट हो रहा है और बहुत नेगेटिव में जा रहा है, ठीक है। तो 0 डेल्टा जी जब होता है तो हमें पता है उस स्टेज को हम क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम, है ना, या हम कहते हैं कि प्रोसेस किस में है? इक्विलिब्रियम में है। इसके ऊपर अगर हम जाएंगे तो डेल्टा जी पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव होगा इसका मतलब रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं होगी। अगर ऐसे में कोई ग्राफ ऊपर तक पहुंच जाता है तो ऐसे में ऑटोमेटिकली उस ऑक्साइड का डीकम्पोजिशन हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो उस फॉर्म में सर्वाइव नहीं कर सकता वहां पे, तो वो डीकम्पोज हो जाएगा। इसके नीचे अगर आप देखो तो धीरे 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 हम ज्यादा नेगेटिव डेल्टा जी की तरफ जा रहे हैं, जो कि अच्छी बात है कि हम चाहते हैं कि हमारा रिएक्शन जो है वो ज्यादा से ज्यादा नेगेटिव हो। बट
इन सब से मुझे क्या इंफरेंस मिला कि रिड्यूसिंग एजेंट का कैसे। तो बेसिकली एलिंगम डायग्राम में ये चीज कही गई है कि जो भी ग्राफ अगर आप देखो तो सब में हम मेटल से मेटल ऑक्साइड बना रहे हैं, जबकि हमें चाहिए क्या, हमें मेटल ऑक्साइड से मेटल चाहिए। तो ऐसे में हम जो भी टेम्परेचर पे देखते हैं उस टेम्परेचर पर डेल्टा जी की वैल्यू जो भी है उसको आप रिवर्स कर दोगे। लेट्स से कि अगर मैं जिंक ऑक्साइड से जिंक बनाना चाहती हूं तो इस जिंक ऑक्साइड से, ये जिंक ऑक्साइड है, इससे मुझे क्या बनाना है, जिंक बनाना है। तो आप देख रहे हो कि जिंक से जिंक ऑक्साइड जब बनता है तो उसके लिए लेट्स से कि ये मेरा कोई एक टेम्परेचर है, ठीक है। तो इस टेम्परेचर पे डेल्टा जी की वैल्यू कितनी है, -600 से कुछ थोड़ी सी ज्यादा है, ठीक है। तो ये तो किसके लिए है, जिंक टू जिंक ऑक्साइड। इसका मतलब जिंक से जिंक ऑक्साइड का ऑक्सीडेशन होना एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो इसका जो रिवर्स होगा, यानी जिंक ऑक्साइड से जिंक का बनना, दैट विल अकर विद प्लस ऑफ 600 किलो जूल पर मोल, ठीक है ना। यानी कि मैं यहीं पे लिख देती हूं, जिंक ऑक्साइड जो है वो जिंक यानी इसका रिडक्शन होगा, तो ऐसे में डेल्टा जी की वैल्यू कितनी होगी, प्लस ऑफ 600 किलो जूल पर मोल होगी। क्लियर है इतनी बात। तो ऐसे में ये रिएक्शन खुद से तो कभी भी नहीं होगी, पर मुझे तो इसका रिडक्शन करवाना है और मुझे यहां से जिंक चाहिए, तो मैं कैसे करा सकती हूँ, तो मैं ऐसे में एक ऐसा रिड्यूसिंग एजेंट लूंगी जो कि खुद बहुत ज्यादा ऑक्सीडाइज होना चाहता हूं। अगर कोई खुद बहुत ज्यादा ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी रखता होगा तो वो इस प्रोसेस के दौरान इसको ऑटोमेटिकली क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा। यानी कि इसके अंदर से ऑक्सीजन को निकालकर खुद तो ऑक्सीडाइज हो जाएगा और दूसरे को रिड्यूस कर देगा। पर ऐसे में मुझे एक ऐसा मेटल चाहिए जो कि इससे ज्यादा ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी रखता हो, ठीक है। ज्यादा टेंडेंसी रखता हो ऑक्सीडाइज होने की, इसका मतलब उसके लिए डेल्टा जी की वैल्यू ज्यादा नेगेटिव होगी। तो आप देखो इससे ज्यादा इस टेम्परेचर पे इससे ज्यादा डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव आपको किसकी दिख रही है, जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं डेल्टा जी नेगेटिव होता जा रहा है। तो यानी कि ये जो एल्यूमिनियम है, मैग्नीशियम है, इनके लिए डेल्टा जी की वैल्यू जिंक से भी ज्यादा नेगेटिव है। इसका मतलब यहां से यहां जाने में, मतलब कि ऑक्साइड की फॉर्मेशन की इनकी टेंडेंसी बहुत ज्यादा है, बहुत स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। तो अगर हम इस टेम्परेचर पे बात करें तो यहाँ पे आप देख रहे हो इसके लिए डेल्टा जी कुछ यहाँ पर है, कुछ इधर कहीं पे आ रहा है, ठीक है। और इसके लिए ऑलमोस्ट कुछ आपका 1000 के आसपास ही आ रहा है, -1000। तो ये ऑब्वियस है कि ये रिएक्शन खुद क्या करेगी, ऑक्सीजन के लिए बहुत ज्यादा ससेप्टेबल है। तो ऐसे में इसको ऑक्सीजन चाहिए, तो ये ऑक्सीजन किससे लेगी, इस जिंक ऑक्साइड से लेगी। तो कुल मिला के आपका रिएक्शन अगर मैं बताऊं कि हो क्या रहा है तो वो ये हो रहा होगा कि जो आपका जिंक ऑक्साइड है वो इसकी प्रेजेंस में जिंक और O2 में टूट जाएगा, और जो ऑक्सीजन रिलीज होगी उसको किसने ले लिया, एल्यूमिनियम ने ले लिया, ठीक है। और इसने इस ऑक्सीजन को लेकर, मैं इसको बैलेंस नहीं कर रही हूं, आप इसको कर लेना, इसने खुद को क्या बना लिया, Al2O3 बना लिया, ठीक है। तो इसको फाइनली अगर हम रिएक्शन लिखें तो ये क्या हो जाएगा, जिंक, आप इसको बैलेंस खुद से कर लेना, मैं सिर्फ यहाँ पे आपको इसका मीनिंग बता रही हूं, ठीक है। तो ये हमारे पास में फाइनली एक रिएक्शन आ जाएगी। अब आप कहोगे कि कैसे पता चलेगा कि ये रिएक्शन भी होगी कि नहीं होगी, तो ये रिएक्शन बिल्कुल होगी। अब आप इसके लिए क्या करो, इनकी डेल्टा जी की वैल्यूज निकाल लो। डेल्टा जी की वैल्यूज जब आप निकालोगे तो आप क्या देख रहे थे कि ये जो प्रोसेस है ये किस पे हो रहा था, प्लस ऑफ 600 किलो जूल पर मोल, है ना, रिवर्स कर दिया था ना हमने रिएक्शन को। तो इसके लिए प्लस ऑफ 600 किलो जूल पर मोल डेल्टा जी की वैल्यू थी। एल्यूमिनियम से एल्यूमिना बनने के लिए जो क्या डेल्टा जी की वैल्यू है, आप क्या देख रहे हो, 1000 है, -1000, ठीक है। तो ये क्या है, -1000। अब आप दोनों को ऐड कर लो तो ये तो -400 किलो जूल पर मोल आ रही है, यानी कि डेल्टा जी की वैल्यू क्या है, <0, यानी कि डेल्टा जी हमारा क्या है, नेगेटिव। और डेल्टा जी नेगेटिव होने का मतलब है रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस। इसका मतलब जिंक ऑक्साइड को रिड्यूस करने के लिए हम एल्यूमिनियम को एज ए रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर सकते हैं। क्लियर है ये बात, बहुत 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 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको इस चैप्टर से, इस पर्टिकुलर डायग्राम से मिल सकते हैं, ठीक है। तो क्या, अब ये तो मैंने आपको जस्ट एक एग्जाम्पल दिया है, लेकिन आप को पूरा आप निष्कर्ष क्या निकालोगे इससे, तो निष्कर्ष ये निकलता है कि आप जिस भी एलिमेंट की ऑक्साइड को रिड्यूस करना चाहते हो उसके नीचे पर्टिकुलर टेम्परेचर में जो भी आपको ग्राफ दिख रहा है वो पर्टिकुलर एलिमेंट
ठीक है, वो पर्टिकुलर एलिमेंट कैन एक्ट लाइक अ रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर है? वापस से एक बार बोल देती हूं, आप जिस भी मेटल ऑक्साइड को, थोड़ा सा हाईलाइट करते हुए बता देती हूं आपको ताकि समझ में आ जाए कि आप जिस भी, आप लेट्स से कि ये है मेरा मेटल ऑक्साइड, आप जिस भी मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस करना चाहते हो उसके नीचे किसी भी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जो भी मेटल प्रेजेंट है, यानी कि ये अगर आपका आयरन ऑक्साइड है तो आयरन ऑक्साइड को मुझे रिड्यूस करना है, तो नीचे वाले ग्राफ में जो भी मेटल है, ये एल्यूमिनियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, जिंक हो गया, तो ये तीनों मेटल यानी ग्राफ में जो भी नीचे हैं जो कि अपने ऑक्साइड फॉर्म में प्रेजेंट नहीं है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो ना, ये भी अभी कार्बन डाइऑक्साइड बनाने की इसकी ज्यादा टेंडेंसी है, तो ये भी नीचे ही प्रेजेंट है, तो ये भी क्या हो सकता है, एक रिड्यूसिंग एजेंट हो सकता है। किसके लिए? आयरन ऑक्साइड के लिए। बट मैंने साथ में एक वर्ड और यूज किया, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखो, लेट्स से ये वाला केस ले लेते हैं, आपसे यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि क्या एल्यूमिनियम मैग्नीशियम ऑक्साइड के लिए रिड्यूसिंग एजेंट हो सकता है? हाँ, हो सकता है, क्योंकि आप देख रहे हो कि ये वाला ग्राफ है ना, इस टेम्परेचर के बाद, ये जो टेम्परेचर है लगभग 1400 डिग्री सेल्सियस के आसपास, उसके बाद में ये ग्राफ एल्यूमिनियम का नीचे चला जाता है। ठीक है, तो 1400 डिग्री सेल्सियस के ऊपर आप देखोगे कि मैग्नीशियम ऑक्साइड को एल्यूमिनियम रिड्यूस कर सकता है, यानी कि 1400 डिग्री सेल्सियस के बाद में एल्यूमिनियम कैन एक्ट लाइक अ रिड्यूसिंग एजेंट इन ऑर्डर टू रिड्यूस मैग्नीशियम ऑक्साइड। लेकिन 1400 डिग्री सेल्सियस से पहले मैग्नीशियम कैन एक्ट लाइक अ रिड्यूसिंग एजेंट टू रिड्यूस एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ओके, सो आई होप आपको सारी कहानी समझ में आ गई होगी। जो भी मेटल नीचे प्रेजेंट है वो अपने से ऊपर के मेटल ऑक्साइड्स को एक सर्टेन टेम्परेचर पे रिड्यूस कर सकता है। क्लियर? ये है पूरी की पूरी कहानी इसकी। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे ज्यादा इसके बारे में कुछ भी हमें नहीं जानना है, और मैंने आई थिंक सब कुछ आपको बता ही दिया है। कोई एक आध कोई स्टेप छूटता हो तो वो आप जरूर देख लेना। एक चीज जरूर यहाँ पे रह जाती है, जो एकदम से आपको चेंज देखने को मिलता है ना ग्राफ के अंदर, एक अब्रप्ट चेंज आप देखते हो, कहीं कहीं पे आप देख रहे हो, जैसे कि यहाँ पे आपने देखा एक डिप दिख रहा है आपको, यहाँ से आप इधर गए फिर एकदम से आपको कुछ अब्रप्ट चेंज दिखा। यहाँ पे भी आप देख रहे हो कि ग्राफ आपका स्ट्रेट चल रहा था, फिर आपको कुछ एक अब्रप्ट चेंज दिखा। तो ये जो अब्रप्ट चेंज होता है ना, ये शो करता है ट्रांजिशन ऑफ फेज। ठीक है, यानी कि यहाँ पे फेज, फिजिकल स्टेट आपकी चेंज हो जाती है। ठीक है, तो ये बस आपको ध्यान देना है, और बाकी सारे पॉइंट्स मैंने डिस्कस कर ही लिए। तो क्या अगर ये ग्राफ इतना ही अच्छा है तो क्या इसके कोई लिमिटेशन भी है, या फिर ये बिल्कुल परफेक्ट है? देखो लिमिटेशंस तो हैं इसके अंदर। लिमिटेशन ये है कि आपको ये बता देता है कि आप कौन से रिड्यूसिंग एजेंट को यूज करके रिड्यूस कर सकते हो आपके मेटल के ऑक्साइड को, पर उस मेटल के ऑक्साइड को और किस टेम्परेचर पे कर सकते हो ये भी आपको एलिंगम डायग्राम बता देता है। लेकिन आपको ये नहीं पता चलता कि कितने टाइम में, यानी कि क्या काइनेटिक्स होगी उस रिएक्शन की, कितना फास्ट वो रिएक्शन हो जाएगा। अगर वो रिएक्शन लेट से होने में 3 दिन लगा रहा है तो ये कोई अच्छी रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है, तो ये काइनेटिक्स की हमें नॉलेज नहीं देता है, तो ये एक इसकी पहली कमी है। और दूसरी बात, इसमें मान के चला गया है कि वो सभी रिएक्शंस जो हैं वो इक्विलिब्रियम को अचीव करती होंगी, लेकिन अगर हमारे जो रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट हैं अगर वो सॉलिड फॉर्म में है, इक्विलिब्रियम कंडीशन उनके लिए अप्लाई नहीं होती है, तो ऐसे में हमें क्या करना है उसकी कोई जानकारी इसमें नहीं है। क्लियर? तो ये बात हो गई। अब देखो एलिंगम डायग्राम के कुछ एप्लीकेशंस। तो जब हम लोग कॉपर का एक्सट्रैक्शन करते हैं, जब हम आयरन का एक्सट्रैक्शन करते हैं, तो यहाँ पे जो जो रिड्यूसिंग एजेंट्स हम यूज कर रहे हैं ना, तो वो रिड्यूसिंग एजेंट्स हमने एलिंगम डायग्राम को ध्यान में रखते हुए लिए हैं। यानी कि हमने ध्यान रखा है कि हम जिस टेम्परेचर पे रिडक्शन करवा रहे हैं वो टेम्परेचर पे कौन एक रिड्यूसिंग एजेंट हो सकता है आयरन के ऑक्साइड के लिए। क्लियर है? बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टली आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गिव द एक्सट्रैक्शन स्टेप्स फॉर द आयरन। ठीक है, आयरन का एक्सट्रैक्शन किस तरह से करते हैं ये आपको बताना हो, तो आपसे ये तो एक्सपेक्ट नहीं किया जाएगा कि आप इस तरह से फर्नेस बनाओ, लेकिन आपसे ये जरूर एक्सपेक्ट किया जाएगा कि आपको ये सब रिएक्शंस पता हो। ज्यादा डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है, मैं आपको बता देती हूँ। देखो अगर आप इसको जोन वाइज पढ़ोगे तो बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा। तो ये बेसिकली ये होता है
कि ये जो ब्लास्ट फर्नेस है आयरन का एक्सट्रैक्शन प्रोसेस का, तो उसको हम 4 डिफरेंट जोन में करते हैं। जोन्स कौन कौन से होते हैं? कंबशन जोन, रिडक्शन जोन, स्लैग फॉर्मेशन जोन और फ्यूजन जोन। इन सभी जोन्स का अपना कुछ कुछ टेम्परेचर रेंज होता है, यानी उस टेम्परेचर रेंज में आने पर ये जो आपके अलग अलग जो केमिकल्स हैं वो अलग अलग तरीके से या तो ऑक्सीडाइज होते हैं या रिड्यूस होते हैं, वो सारी आगे की बातें वो सब हम देखेंगे। ठीक है, तो 4 जोन हो गए। कंबशन जोन समझ में आ रहा है आपको? यहाँ पे आपका कोई हाइड्रोकार्बन होगा या फिर कोई ऐसी चीज होगी जिसका कि कंबशन होगा, ऑक्सीजन की फॉर्म, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्निंग होगी। दूसरा है आपका रिडक्शन जोन, यानी कि यहाँ पे आपका जो आयरन ऑक्साइड है वो रिड्यूस हो जाएगा इस जोन में आने पे। स्लैग फॉर्मेशन, यानी कि जो आपकी इंप्योरिटीज हैं वो स्लैग की फॉर्म में, स्लरी की फॉर्म में बाहर निकाल दी जाएंगी। और फ्यूजन जोन, यहाँ पे जो आपका मोल्टन मेटल है वो कुछ कुछ छोटी छोटी इंप्योरिटीज के साथ में प्रेजेंट होगा। ठीक है, जो कि आपके फाइनल फॉर्म में भी एग्जिस्ट करेगा। तो ये आपके 4 वो जोन है, फटाफट से इनको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला है हमारा कंबशन जोन। कंबशन जोन जिसका टेम्परेचर होता है 1500 से 1600 डिग्री सेल्सियस के आसपास। अगर इस फिगर में हम देखें तो हालांकि यहाँ पे केल्विन में दे रखा है, आप इसको एक बार कंप्लीट कर लेना फिर आपको पता चल जाएगा। वैसे ये वाला रीजन है ना, जहाँ पे बर्निंग ऑफ कोक हो रहा है ना, ये वाला रीजन। ठीक है, तो 1500 से 1600 डिग्री सेल्सियस के आसपास। तो इसमें होता क्या है कि जो आप ऊपर से कोक डाल रहे हो, जैसे ये जो जगह है जहां से हम इस फर्नेस के अंदर ओर डालते हैं, लाइमस्टोन यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड को डालते हैं, फिर कैल्शियम कार्बोनेट को डालते हैं और कोक को डालते हैं। देखो ये ओर तो आपका कौन होगा? आयरन का ऑक्साइड FeXO4। ठीक है, लाइमस्टोन आपका कौन हो गया? कैल्शियम कार्बोनेट। और ये कोक हो गया आपका कार्बन, या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड भी डाल सकते हो, पर चलो हम यहाँ पे कोक लिखा है तो कार्बन ही लिख देते हैं। ठीक है, तो ये कार्बन तो आपका रिड्यूसिंग एजेंट होगा। ये CaCO3 हम ऐड करेंगे स्लैग को फॉर्म करने के लिए, और FeOXY जो मतलब आपका ऑक्साइड है जिसको कि हम रिड्यूस करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये हम ऊपर से पोर करते हैं। तो पोर करने पर जो ये कोक है जब वो इस रीजन में आता है, ये वाला जो पोर्शन है जब इसके अंदर आता है तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई होता है, ऑक्सीजन की सप्लाई हो रही होती है, तो ये बेसिकली आपका ऑक्सीडाइज हो जाता है किसके अंदर? कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं कि कार्बन जो है जैसे ही ऑक्सीजन के कॉन्टैक्ट में आता है तो क्या बना देता है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो हो गया इसका कंबशन। इसी तरह से जब कार्बन डाइऑक्साइड फिर कुछ और कार्बन के कॉन्टैक्ट में आता है तो बना देता है कार्बन मोनोऑक्साइड। क्लियर है? तो ये आपको इस तरह से क्या मिल गया? एक ऑक्सीडेशन हो रहा है, कंबशन हो रहा है यहाँ पे। क्लियर है? तो ये चीज हमें यहाँ पे मिल गई। अब देखो क्या होगा। अब जो CO2 यहाँ पे फॉर्म हुआ है या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ पे फॉर्म हुआ है, देखा ना हमने कि यहाँ पे CO2 भी फॉर्म होता है और कार्बन मोनोऑक्साइड भी फॉर्म होता है। ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये आपका रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। ये जो कार्बन है ये भी आपका रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कर सकता है, क्योंकि हमने एलिंगम डायग्राम में देखा था कि आपका कार्बन भी रिड्यूसिंग एजेंट होता है। आयरन के लिए अलग अलग टेम्परेचर्स पे अलग अलग हो सकते हैं। जैसे देखो ये आयरन का है ना ग्राफ, तो कार्बन भी आपका रिड्यूसिंग एजेंट हो सकता है और कार्बन मोनोऑक्साइड भी आपका रिड्यूसिंग एजेंट हो सकता है। बिल्कुल एलिंगम डायग्राम को आपको ध्यान रखना है। टेम्परेचर, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे कर्व किसका नीचे है वो कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट हो सकता है। तो देखो पहले इन्होंने बता रखी है एक रिएक्शन कि अगर आपका आयरन ऑक्साइड कार्बन से यानी कि रिड्यूसिंग एजेंट से जब रिएक्ट करता है तो यहाँ पे आपको कौन मिल गया? आयरन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो आपको आपके आयरन ऑक्साइड से आयरन मिल गया, यानी कि इसका रिडक्शन हो गया। यही तो हम चाहते थे। तो क्या यह आयरन बिल्कुल प्योर है? नहीं, बिल्कुल प्योर नहीं है। एकदम प्योर फॉर्म के लिए हमें रिफाइनिंग स्टेप तक जाना होता है। तो अभी तो हम 3rd स्टेप पर ही हैं, है ना? ठीक है, उसके अलावा क्या हो सकता है? आपका कार्बन मोनोऑक्साइड भी रिड्यूसिंग एजेंट हो सकता है। तो होगा क्या, जब आप Fe2O3 को कार्बन मोनोऑक्साइड से ट्रीट करते हो तो बन जाता है Fe3O4, साथ में CO2 गैस रिलीज होती है, 400 डिग्री सेल्सियस पे काम होता है। उसके अलावा जब Fe3O4 अगेन और CO के कॉन्टेक्ट में आता है तो ये बना देता है FeO। ठीक है, आप इनके ऑक्सीडेशन स्टेट्स भी निकाल लेना। ये प्रोसेस होता है लगभग 600 डिग्री सेल्सियस पे। जब ये FeO और ज्यादा, क्या, क्योंकि ये सारी चीजें कहाँ प्रेजेंट है? ब्लास्ट फर्नेस के अंदर ही है, तो सब एक दूसरे के कांटेक्ट में है। तो ऐसे में आपको क्या मिल जाता है? आयरन। ठीक है, तो ये जो आयरन आपको फाइनली यहां से मिलता है इसको एक स्पेशल नाम दिया गया है, इसको कहते हैं स्पॉन्ज आयरन। क्लियर है? ये सारी चीजें होती है। तो देखो आपको अपने आयरन ऑक्साइड से आयरन जो है रिड्यूसिंग एजेंट की प्रेजेंस में मिल चुका है। तो ये रिड्यूसिंग एजेंट ही हमने क्यों यूज किया इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे? तो यही तो हमने एलिंगम डायग्राम में देखा था। एलिंगम डायग्राम हमें यही तो पता करने में हेल्प करता है कि हम एक सर्टेन टेम्परेचर पे किस रिड्यूसिंग एजेंट को काम में लें। ठीक है, अब हमें क्या करना है? तीसरा जो जोन है हमारा, वहां पे
आयरन तो मिल गया हमें आयरन ऑक्साइड से, लेकिन हमें जो इधर उधर की जो साइड में इंप्योरिटीज थी इस ओर के साथ में, उसको भी रिमूव करना है। तो उसको रिमूव करने के लिए हम अगेन क्या करते हैं, स्लैग का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हमने यूज किया कैल्शियम कार्बोनेट को, आपको पता है कैल्शियम कार्बोनेट हाई टेम्परेचर पे हीटिंग करने पे कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है ना, ये आपका बिहेव करेगा किसकी तरह, ये बिहेव करेगा एक फ्लक्स की तरह। ठीक है, तो ये आपने कैल्शियम ऑक्साइड लिया, ये आपने सिलिका लिया। सिलिका आपकी इंप्योरिटी थी, यानी कि गैंग था, ये आपका गैंग था, और आपने किसको यूज किया, कैल्शियम ऑक्साइड को एक फ्लक्स की तरह। तो यहाँ पे आपको कैल्शियम सिलिकेट मिल गया, जो कि आपका क्या है, एक स्लैग है। क्लियर है ये बात। अब ये स्लैग है तो स्लरी के फॉर्म में आ जाएगा, तो ये चुपचाप अपना साइड से फ्लो हो जाएगा, मतलब आउटलेट से बाहर निकल जाएगा। क्लियर है, तो ये हो गया हमारा थर्ड स्टेप। अब फोर्थ स्टेप में क्या होता है, फ्यूजन जोन। फ्यूजन जोन में क्या होता है, ये 1600 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर का टेम्परेचर है। अब आपका क्या हुआ कि एक आउटलेट से, मैं आपको फिगर दिखा देती हूँ, तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि एक आउटलेट से तो आपका मोल्टन स्लैग जो है वो निकल चुका है, और जो दूसरा एक आउटलेट है उसके अंदर मोल्टन आयरन है, लेकिन ये पूरी तरह से प्योर आयरन नहीं होता, अभी भी इसके अंदर कुछ कुछ छोटी मोटी इंप्योरिटीज होती हैं। तो वही है आपका फ्यूजन जोन, यानी कि जो मोल्टन जोन है उसके अंदर क्या होगा कि स्पॉन्ज आयरन तो है ही है, उसके अलावा रीजन टू गेट स्लाइटली फ्यूज टू फॉर्म पिग आयरन। ठीक है, तो थोड़ी बहुत चीजें और भी प्रेजेंट होती हैं, जिसकी वजह से हम उसको एक अलग नाम दे देते हैं, पिग आयरन। ठीक है, इसके अंदर 93%, मतलब काफी हद तक इसके अंदर आयरन है, 93%, लेकिन उसके अलावा 5% कार्बन भी है, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर और मैंगनीज भी प्रेजेंट है। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि इनका ऑक्सीडेशन नहीं हुआ होगा इतने टेम्परेचर पे, इनका भी ऑक्सीडेशन हुआ है, इनके साथ भी बहुत कुछ हुआ है, लेकिन फिर भी कोई ना कोई किसी ना किसी फॉर्म में ये रह जाते हैं स्पॉन्ज आयरन के साथ में, जिसको कि हम क्या कह देते हैं, पिग आयरन। ठीक है, अब इस पिग आयरन को भी हम फर्दर और थोड़ा सा बेटर, ताकि हम उसको अलग अलग जगहों पे काम में ले सकें, तो हम क्या कर देते हैं, उसकी फर्दर हम रीमेल्ट कर देते हैं, उसको उसकी कास्टिंग कर देते हैं मूल्स की फॉर्म में, तब हम उसको नाम दे देते हैं कास्ट आयरन। तो हमारे सामने बहुत सारे अलग अलग आयरन की फॉर्म्स आ गई हैं, जैसी भी हमारी जरूरत है उस हिसाब से। अगर लेट्स से कि मुझे कोई ऐसी चीज बनानी है जिसमें थोड़ा बहुत इम्प्योर फॉर्म में अगर आयरन होगा वो भी चलेगा, तो हम पिग आयरन को यूज कर लेंगे। अगर ज्यादा प्योरिफाइड फॉर्म में चाहिए तो हम कास्ट आयरन को यूज में ले लेंगे। ठीक है, उस पर डिपेंड करता है। तो सबसे पहले आपके पास में आयरन का ऑक्साइड था, जिससे कि आपने स्पॉन्ज आयरन को बनाया ब्लास्ट फर्नेस के अंदर। फिर ब्लास्ट फर्नेस में ही जो आपका आउटलेट में बाहर निकल के आया वो पिग आयरन है, और अलग से बाहर हम इस पिग आयरन को ट्रीट करके उसको फर्दर मेल्ट करके कास्ट आयरन बना देते हैं। क्लियर है इतनी बात। अब है दूसरा आपका कौन, कॉपर ऑक्साइड, जिसको कि अभी हम थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास में एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर फ्रॉम द क्यूप्रस ऑक्साइड। अब क्यूप्रस ऑक्साइड जो है उससे हमें कॉपर को एक्सट्रैक्ट करना है। तो जैसे हम लोगों ने आयरन के लिए देखा था, कुछ कुछ वैसा ही है। अब देखते हैं इसमें क्या करेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है ना कि आप सबसे पहले जो आपको कॉपर मिलता है ना वो सल्फाइड की फॉर्म में, लेट्स से, तो आप कॉपर ऑक्साइड क्यूप्रस जो सल्फाइड है उसका आप क्या करोगे, उसका आप ऑक्सीजन के साथ में ऑक्साइड का फॉर्मेशन करोगे। तो आपने बेसिकली यहाँ पे क्या कर दिया, रोस्टिंग प्रोसेस आपने यहाँ पे अप्लाई किया, रोस्टिंग प्रोसेस। ठीक है, और यहाँ पे इस प्रोसेस के दौरान निकल गई SO2 गैस बाहर। क्लियर। अब क्या करेंगे हम, जो ये कॉपर ऑक्साइड है इसका रिडक्शन करा देंगे एक रिड्यूसिंग एजेंट की प्रेजेंस में, तो आपको यहाँ से मिल जाएगा कॉपर। ठीक है, ये दोनों स्टेप तो हमें समझ में आ गए। अब साथ में क्या होता है ना कि इम्प्योरिटीज होती हैं। इंप्योरिटीज किसकी हैं, जैसे आयरन ऑक्साइड की थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस भी किया था। तो इस आयरन ऑक्साइड को जब हम सिलिका से ट्रीट कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, आयरन का सिलिकेट मिल जाएगा, जो कि स्लैग के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। ठीक है, ये सारी बातें मैंने आपको बता दी थी, कॉपर मैट वाली, ये सब के सब। अब ओके, सो copper matte is then charged into silica lined converter. Some silica is also added and hot air blast is blown to convert the, ये सारी चीजें हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, रिएक्शंस क्या क्या हो रही हैं वो एक बार देख लेते हैं। तो वही चीज जो हमने यहाँ पे देखी कि आपने कॉपर ऑक्साइड, ये आपका कॉपर सल्फाइड था, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कॉपर ऑक्साइड बन गया। कॉपर ऑक्साइड को आप क्या करते हो कि कॉपर सल्फाइड भी यहाँ पे, जो कॉपर सल्फाइड आप देख रहे हो ना जो कि यहाँ पे प्रेजेंट भी है, तो वो जब इसके साथ में रिएक्ट करता है तो यहाँ पे आपको मिल जाता है कुछ कॉपर और साथ में सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज हो जाती है। साथ में जो आपका आयरन सल्फाइड एज अ इम्प्योरिटी, एज अ गैंग प्रेजेंट था, तो वो आयरन सल्फाइड जो है वो भी ऑक्सीजन के साथ में हीट अप हो जाता है। ठीक है, तो वो भी आयरन ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, जिसमें कि हम एक्सटर्नली सिलिका को ऐड करके स्लैग फॉर्म कर देते हैं आयरन सिलिकेट की फॉर्म में, जो अभी मैंने आपको बताया वही। अब इस प्रोसेस के दौरान क्या होता है ना कि बहुत सारी सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज होती है। देखो आप ये देख रहे हो ना, बहुत सारी सल्फर डाइऑक्साइड निकल रही है। तो इस वजह से जो आपको कॉपर मिलता है ना वो एक प्लेन शीट की फॉर्म में नहीं होता, उस शीट में आपको कुछ जैसे फफोले होते हैं ना
उस तरह से कुछ ब्लिस्टर्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि ये सिंपल एक शीट जैसा, एकदम एग्जैक्टली तो शीट जैसा भी नहीं होता, पर जो भी है, अगर आपको कॉपर आपको मिलता है उसके अंदर आपको है ना कुछ इस तरह के है ना ब्लिस्टर्स दिखाई देंगे। ठीक है, इन ब्लिस्टर्स ये हमें क्यों दिखाई देते हैं? बिकॉज यहाँ पे बहुत ज्यादा सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है। तो सल्फर डाइऑक्साइड क्या करेगी? प्रेशर क्रिएट करती है उस कॉपर के ऊपर, और जिसकी वजह से वहां पे छोटे छोटे जैसे फफोले टाइप के होते हैं ना, वैसे पड़ जाते हैं। सो दिस इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज ब्लिस्टर कॉपर। इसको हम क्या कहते हैं? ब्लिस्टर कॉपर कहते हैं, और इसीलिए इसका नाम है ब्लिस्टर कॉपर। ये आपको समझ में आ गया होगा। तो ये भी क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं। देन है एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक फ्रॉम जिंक ऑक्साइड। ठीक है, ये बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है कि आप जिंक ऑक्साइड के लिए किसको यूज करोगे? तो आप यूज करते हो कार्बन को। कार्बन आपका एक रिड्यूसिंग एजेंट है। अगेन आपको समझ में आ रहा होगा कि हम यहाँ पे किसको रिड्यूसिंग एजेंट की तरह यूज करेंगे। इसके लिए हमने हेल्प किसके लिए? थर्मोडायनेमिकल एस्पेक्ट्स के लिए है। हमने यूज किया है एलिंगम डायग्राम को। तो किस टेम्परेचर पे हम किसको यूज करें? हालांकि यहाँ पे आपको टेम्परेचर्स गिवन नहीं है, बट आप एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के लिए अलग से टेम्परेचर्स को भी देख सकते हो। तो जरूर उस टेम्परेचर पे कार्बन का कर्व जो है वो नीचे आ रहा होगा जिंक ऑक्साइड के, एंड दैट्स व्हाई कार्बन इज एक्टिंग लाइक अ रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर है? तो ये हो गया आपका जिंक ऑक्साइड का रिडक्शन। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिख ही रहा है आपको कि जिंक ऑक्साइड, अगर आपसे कोई पूछे इस कर्व को ध्यान में रखते हुए कि जो कार्बन है व्हेन इट इज गोइंग टू एक्ट लाइक अ रिड्यूसिंग एजेंट फॉर द जिंक ऑक्साइड। ठीक है, तो जिंक ऑक्साइड के लिए, क्योंकि जिंक ऑक्साइड का कर्व हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है और जो कार्बन का कर्व है वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये वो टेम्परेचर है, या फिर आप इसको भी देख सकते हो। ठीक है, तो ये वो टेम्परेचर है जिसके बाद में ही आप कार्बन को जिंक ऑक्साइड को रिड्यूस करने के लिए यूज में ले सकते हो। यानी कि काफी हायर टेम्परेचर आप देख रहे हो ना, लगभग 800 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर का ये टेम्परेचर है। तो हायर टेम्परेचर पे ही आप जिंक ऑक्साइड को कार्बन से रिड्यूस कर सकते हो। क्लियर है? तो कहीं पे लिखा भी होगा, यस, दिस इज रिटन ओवर हियर, द टेम्परेचर इन दिस केस इज हायर देन दैट ऑफ द केस ऑफ कॉपर। यानी कॉपर से ज्यादा टेम्परेचर आपको लगेगा जिंक को रिड्यूस करने के लिए, क्योंकि कॉपर तो यहाँ पे था, कॉपर तो खुद ही बहुत कम डेल्टा जी नेगेटिव वैल्यू पर है। तो हम किसी भी टेम्परेचर पे, किसी भी लोअर टेम्परेचर पे इस कॉपर ऑक्साइड को कार्बन से रिड्यूस कर सकते थे, लेकिन जिंक ऑक्साइड के लिए हमारी कंडीशन है कि हमें हाई टेम्परेचर पे ही रिडक्शन मिल सकता है इन प्रेजेंस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट विच इज गोइंग टू बी कार्बन। क्लियर? ठीक है, अब इसके बाद में हमारे पास जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है वो है इलेक्ट्रोकेमिकल प्रिंसिपल्स ऑफ मेटलर्जी। ठीक है, अभी तक हमने थर्मोडायनामिक्स की तो पूरी बात कर ली, लेकिन क्या होता है कि कई बार आपके कुछ इस तरह के भी एलिमेंट्स होते हैं जो कि बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, जिनका खुद का ऑक्साइड में फॉर्मेशन होना इज अ वेरी हाई डेल्टा जी नेगेटिव वैल्यू, बहुत ज्यादा हाई उनकी डेल्टा जी नेगेटिव वैल्यू होती है। यानी कि वो खुद से इजिली रिड्यूस नहीं होना चाहते, उनके लिए रिड्यूसिंग एजेंट्स को भी सिलेक्ट कर पाना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, तो ऐसे में आप क्या करते हो? ऐसे में आप क्या करते हो? आप उनका इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस करा देते हो, यानी इलेक्ट्रोलिसिस करा देते हो। अब इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है ये आप लोग सब बहुत अच्छे से जानते हो। इसके लिए हम इक्वेशन जो ध्यान में रख सकते हैं वो है डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ NFE नॉट। यानी कि इफ यू वांट अ रिएक्शन टू बी स्पॉन्टेनियस, यानी हम चाहते हैं कि हमारा जो रिडक्शन प्रोसेस है वो स्पॉन्टेनियस हो, तो उसके लिए जरूरी है कि डेल्टा जी की वैल्यू तो लेस देन 0 हो, जबकि जो E नॉट यानी कि हमारा क्या है? EMF है ना, EMF ऑफ द सेल, दैट शुड बी ग्रेटर देन 0। ठीक है, या फिर आप इसको चाहे तो E सेल भी लिख सकते हो। ठीक है, तो जो हमारा E सेल है, सेल पोटेंशियल है, दैट शुड बी ग्रेटर देन 0। ठीक है, ये सब चीजें हम लोगों ने पढ़ी थी थर्मोडायनेमिक्स में। तो ये हम कब अप्लाई करेंगे इलेक्ट्रोलिसिस का मेथड? तब हम अप्लाई करेंगे जब हमारा मेटल टू मेटल ऑक्साइड बनना ही बहुत ज्यादा डेल्टा जी नेगेटिव वैल्यू रखे हुए हो। उसमें होगा क्या कि उसकी खुद की जो चांसेस होंगी ना ऑक्साइड से रिड्यूस होने की, वो काफी कम होती है। तो ऐसे में हमें इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस को काम में लेना पड़ता है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे अब आपको एक इक्वेशन, अगेन यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपके थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल्स काम नहीं करेंगे, वो तो हमेशा ही काम करेंगे। जब भी आप किसी रिएक्शन की बात करोगे, थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल को तो आप इग्नोर नहीं कर सकते। थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल को ध्यान में रखते हुए ही हमें इलेक्ट्रोलिसिस को भी कराना होता है। क्लियर? जैसे कि अगर हम बात करें, ये Cu2+ है और आपका Fe है, तो अगर Cu2+ है यानी कि किसी भी फॉर्म में प्रेजेंट है, लेट्स से कि ऑक्साइड की फॉर्म में नहीं है, किसी और भी फॉर्म में है, या फिर कह लो कि ऑक्साइड की फॉर्म में ही है, तो ऐसे में हम आयरन को चूज कर सकते हैं। आप अगेन यहाँ पे एलिंगम डायग्राम को देख सकते हो, पर वो बेसिकली ऑक्साइड के लिए था, इस वजह से हम यहाँ पे उसकी बात नहीं करेंगे। लेकिन अगर कॉपर 2+ है, किसी भी फॉर्म में है, तो आप आयरन को यहाँ पे यूज कर सकते हो एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। वो क्या करेगा कि
इसको तो रिड्यूस कर देगा कॉपर के अंदर और खुद का करवा लेगा ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे हम किसकी बात कर सकते हैं, इनके ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज आपने देखी थी ना, तो उनको आप ध्यान में रखते हुए इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस को करवा सकते हो। तो आप यहाँ से ये कह सकते हो कि जो ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू है वो कॉपर की ऑब्वियसली ज्यादा है आयरन से। अब आपको कुछ कुछ याद भी आ गया होगा, जब हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखते थे तो आयरन तो बिल्कुल मेटल्स के वहां पे बिल्कुल आगे ही आगे आ जाता था, जबकि हाइड्रोजन के बाद में जाके कॉपर आता था। तो कॉपर की रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू काफी ज्यादा होती है, काफी पॉजिटिव होती है इन कंपैरिजन टू आयरन। इसका मतलब है कि कॉपर आपका रिड्यूस होने की ज्यादा टेंडेंसी रखेगा व्हेन इट विल बी केप्ट विद आयरन। ठीक है, ये बात हमें समझ में आ गई। तो इसका तो रिडक्शन हो गया, आप देख रहे हो, इसका हो गया रिडक्शन और इसका हो गया ऑक्सीडेशन, इसलिए आपका रिड्यूसिंग एजेंट कौन बन गया कॉपर के लिए, वो बन गया आयरन। क्लियर है? ओके तो यहाँ पे हम हमारे फर्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं, वो है एल्यूमिनियम की। अब मेरे को एल्यूमिना को लेट्स से कि एल्यूमिनियम में क्या करना है, रिड्यूस करना है। तो कुछ इस तरह का हम सेटअप लगाते हैं और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, हेरोल्ड प्रोसेस। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपसे डायरेक्टली ऐसे भी पूछ लेंगे कि हेरोल्ड प्रोसेस क्या होता है बताओ। ठीक है, तो ऑब्वियसली हम इसमें क्या कर रहे हैं, हम इसमें इलेक्ट्रोलिसिस करवा रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ इस तरह का सेटअप होता है, बाहर ये आपकी स्टील की बॉडी होती है और अंदर आप देख रहे हो कार्बन की लाइनिंग होती है। ये जो कार्बन की लाइनिंग है ना, ये आपकी एक कैथोड की तरह बिहेव करती है। ठीक है, कैथोड की तरह बिहेव करती है और इसका साइन भी आप देख रहे हो कैसा है, नेगेटिव है, क्योंकि हम जानते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर कैथोड इज नेगेटिव जबकि एनोड क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और एक बात हम जानते हैं कि कैथोड पे रिडक्शन होता है, ठीक है, जबकि एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन। अब एनोड कौन है हमारा, तो ये जो एक आपको क्लिप टाइप की दिखाई दे रही है, क्लैंप दिखाई दे रहा है, वो है तो कॉपर का। नीचे ये जो आपको इलेक्ट्रोड्स इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर दिख रहे हैं ना, ये हमारे एनोड की तरह बिहेव करते हैं, विच इज एक्चुअली ग्रेफाइट। और यहाँ पे आपको चार्ज भी दिखाई दे रहा होगा, कैसा है इसके ऊपर, पॉजिटिव चार्ज है। तो यहाँ पे क्या होने वाला है, इधर हो जाएगा ऑक्सीडेशन। क्लियर है? और नीचे ऑब्वियसली हमें पता है कि कैथोड और एनोड के अलावा इलेक्ट्रोलाइट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इलेक्ट्रोलाइट के अंदर आप उसी को रखोगे जिसको कि आप रिड्यूस करना चाहते हो। तो हम किसका रिडक्शन करना चाहते हैं, एल्यूमिनियम, मतलब एल्यूमिनियम में रिडक्शन करना चाहते हैं एल्यूमिना का। एल्यूमिना हमें कहाँ मिला था, वो हमें लीचिंग प्रोसेस में ही मिल गया था। अब वहां से जो एल्यूमिना है उसको मोल्टन फॉर्म में हम लेकर आ जाएंगे और उसका इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन बना देंगे। साथ में हम क्या करते हैं ना, इसके अंदर क्रायोलाइट भी डाल देते हैं, Na3AlF6 डाल देते हैं। ये क्या करता है कि इस एल्यूमिनियम का जो मेल्टिंग पॉइंट है ना, उसको कम कर देता है ताकि वो मोल्टन फॉर्म में ही रहे, उससे उसकी कंडक्टिविटी भी बढ़ती है। ठीक है, तो ये आपकी पूरी की पूरी कहानी होती है। तो अब यहाँ पे ये कैथोड है और ये आपका एनोड है, इस पे रिडक्शन किसका होगा, तो रिडक्शन तो होगा एल्यूमिना का, है ना, क्योंकि यहाँ पे Al3+ आयंस जो हैं वो यहाँ से फ्लो कर करके रिड्यूस होने कहाँ जाएंगे, इस इलेक्ट्रोड के ऊपर, इस कैथोड के ऊपर। तो एल्यूमिनियम आयंस का तो एल्यूमिनियम में रिडक्शन हो जाएगा और ऑक्सीडेशन किसका होगा, खुद जो ये कैथोड है, खुद जो ये एनोड है आपका ग्रेफाइट का, वो यहाँ पे जो भी ऑक्सीजन रिलीज होगी इस एल्यूमिना से, उसको लेकर क्या कर देगा, अपना ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन आपकी इधर जाएगी, वो इस एनोड के साथ में, इस ग्रेफाइट के साथ में रिएक्ट करके कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म कर देगी। क्लियर है? कार्बन डाइऑक्साइड भी बनती है इस केस में। तो ये है पूरी कहानी, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली सबसे इंपॉर्टेंट बात कि एल्यूमिना को हम मिक्स करते हैं Na3AlF6 से या फिर कैल्शियम फ्लोराइड से, इसको क्रायोलाइट कहते हैं। ऐसा हम इसलिए करते हैं सो एज टू लोअर द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एल्यूमिना एंड टू इंक्रीज द कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी ज्यादा होगी तभी तो ज्यादा से ज्यादा एल्यूमिना इधर, एल्यूमिनियम आयंस इधर फ्लो करेंगे रिड्यूस होने के लिए। ठीक है, तो इसलिए दोनों ही काम ये करता है। ठीक है, तो आपसे ये पूछ सकते हैं कि इसका रोल क्या है, इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा क्या है कि यहाँ पे कैथोड कौन है, एनोड कौन है, और कैथोड और एनोड पे हाफ सेल रिएक्शंस क्या हो रही हैं, और फाइनल रिएक्शन हमारे सामने ये होती है जिसमें कि एल्यूमिना का रिडक्शन हो गया एल्यूमिनियम के अंदर, इसका तो रिडक्शन हो गया, और जो आपका एनोड था ग्रेफाइट का बना हुआ, उसका ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक है, अब हमारे पास में जब हम इलेक्ट्रोलिसिस की बात कर रहे हैं तो एक कैथोड है, एक एनोड है। एनोड पे मैंने आपसे कहा ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन होता है। तो एनोड पे आप क्या देखते हो कि एल्यूमिना जो था, एल्यूमिना से जो आपका कार्बन है जो कि ग्रेफाइट है, वो क्या करेगा, ऑक्सीजन को लेगा। ऑक्सीजन को लेगा कहां से, ऑक्साइड कहां से लेगा, जो भी एल्यूमिनियम आयंस ने रिलीज किए उनको लेकर वो यहाँ पे
CO और CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म कर देता है। और ये जो एल्यूमिनियम है, जो भी इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से रिलीज हुए हैं, चाहे इसके फॉर्मेशन से चाहे इसके फॉर्मेशन से, इलेक्ट्रॉन्स तो रिलीज हुए ही होंगे, तो जो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हुए हैं उनको लेकर अपना रिडक्शन कर देता है। क्लियर है? तो आप क्या देख रहे हो कि एल्यूमिना से आपको एल्यूमिनियम मिल चुका है। तो क्या ये एल्यूमिनियम अब बिल्कुल प्योर है? तो नहीं, ये अभी भी प्योर नहीं है, इसको हम क्रूड एल्यूमिनियम कहेंगे। यानी इसमें अभी भी कुछ कुछ इंप्योरिटीज प्रेजेंट रह सकती हैं, इसके लिए हमें फर्दर इसकी रिफाइनिंग करनी होती है। बट स्टिल बहुत हद तक हमारे पास में क्या आ चुका है, एक अच्छा एल्यूमिनियम निकल कर आ चुका है, जिसमें बहुत ज्यादा इंप्योरिटीज नहीं है। अब तो ऊपर ऊपर से हमें बस पॉलिशिंग करनी है, रिफाइनिंग करनी है। क्लियर है ये बात? तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, कहते हैं इसको हेल हेरोल्ड प्रोसेस। दूसरा है हमारा कॉपर को अगर आप चाहिए आपको कहां से, लो ग्रेड ओर्स या स्क्रैप से, तो आप क्या करते हो? तो उसके लिए हम सो कॉपर इज एक्सट्रैक्टेड बाय द हाइड्रोमेटलर्जी। हाइड्रोमेटलर्जी से हम ये करते हैं। तो हम इसमें क्या करते हैं कि जो कॉपर 2+ आयंस है ना, उनको हाइड्रोजन से क्या करवाते हैं, रिएक्ट करवाते हैं। सो बेसिकली इट इज लीच्ड आउट यूजिंग एसिड और बैक्टीरिया। द सोल्यूशन कंटेनिंग Cu2+ इज ट्रीटेड विद दैट ऑफ स्क्रैप ऑफ आयरन या फिर हाइड्रोजन। तो जब हम हाइड्रोजन से ट्रीट करते हैं तो हमें पता है कि हाइड्रोजन यहाँ पे ऑक्सीडाइज हो जाएगा और कॉपर आपका क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो आपका फाइनली जो सोल्यूशन होगा वो थोड़ा एसिडिक नेचर का भी आपको दिखाई दे रहा है। और ऐसे में हुआ क्या, इसका हो गया रिडक्शन। ठीक है, और ऐसा क्यों हुआ? तो अगेन वही बात है, आपको देखना क्या है, E0 रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज। और हमें पता है E0 रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू कॉपर की ज्यादा होती है हाइड्रोजन से। तो हाइड्रोजन का तो ऑक्सीडेशन होगा और कॉपर का रिडक्शन होगा। क्लियर? इसी तरह से अभी तक हमने क्या देखा कि आप जो मेटल्स होते हैं ना, उनका आप रिडक्शन करवाते हो, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर बार हम मेटल्स का रिडक्शन ही कराएं। देखो, नॉन मेटल्स का तो हम एक्सट्रैक्शन कराना होता है तो उनका ऑक्सीडेशन भी करवाते हैं ताकि हम नॉन मेटल्स को एक्सट्रैक्ट आउट कर सकें। उसके अलावा मेटल्स अगर आपके नोबल नेचर के हैं, जैसे कि मैंने आपको इनिशियली याद करो लीचिंग प्रोसेस के दौरान गोल्ड और सिल्वर की बात बताई थी, तो वहां हम ऑक्सीडेशन करते थे एक्सट्रैक्ट करने के लिए। तो या तो अगर आपका मेटल बहुत ही कम रिएक्टिव हो या फिर हम नॉन मेटल की बात कर रहे हो, तो दोनों एक्सट्रैक्शन हम ऑक्सीडेशन प्रोसेस से करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम किसके लिए बात कर लेते हैं, हम बात करते हैं कि क्लोरीन को हम कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं यूजिंग ब्राइन, है ना, ब्राइन को यूज करके। अब मैं इसको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगी क्योंकि अगेन ये वही रिएक्शन है जिसको हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रोलिसिस ही तो करवा रहे हो आप यहाँ पे। ठीक है, तो ऐसे में हम क्या करते हैं कि लेट्स से कि ये हमारा कोई क्लोराइड है, क्लोराइड का कोई सोर्स है, NaCl हो सकता है, उसके अलावा भी कोई और हो सकता है। तो ऐसे में आप जब उसको वाटर के साथ में ट्रीट कराते हो तो याद करो हम लोग वहां पे बात करते थे इसका एक कोई रेस्पेक्टिव कैटायन होगा और ये Cl नेगेटिव है, और यहाँ पे कौन है, आपके H+ के आयंस हैं और OH के नेगेटिव के आयंस है। तो हम ऐसे में इनकी जो E0 रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज है ना, इनको आपस में कंपेयर करते थे, जिसके लिए भी रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज जितनी ज्यादा होगी वो उतना रिड्यूस होगा। ठीक है, अब रिड्यूस इनमें से कौन होगा, तो रिड्यूस तो H+ आयन ही होगा। ठीक है, तो रिड्यूस होके वो क्या बना देगा, H2 गैस बना देगा। क्लियर है? और ये रिडक्शन का प्रोसेस होगा कहाँ पे, कैथोड पे। और दूसरी स्पीशीज होती है हमारी जो कि ऑक्सीडाइज होगी। तो यहाँ पे OH नेगेटिव आयंस भी हैं और Cl नेगेटिव आयंस भी हैं। तो एक्चुअली यहाँ पे ऑक्सीडेशन किसका हो जाता है, तो आप देख रहे हो कि ये आपका Cl2 गैस जो है वो यहाँ पे ऑक्सीडाइज हो जाती है, यानी कि Cl2 में जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, और OH नेगेटिव आयंस आपके अंदर ऐसे ही पड़े रह जाते हैं। तो ये जो OH नेगेटिव आयंस है, इसी की वजह से आपका सोल्यूशन बेसिक हो जाता है। अगर ये NaCl होता तो ये आपका सोल्यूशन सोडियम हाइड्रोक्साइड का होता, एंड दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मेथड टू प्रोड्यूस टू मैन्युफैक्चर सोडियम हाइड्रोक्साइड बाय इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। ये हम लोगों ने पढ़ा था कहाँ पे, जब हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री देखते थे। बस यही है, देखो यहाँ पे आप कर क्या रहे हो, आपने Cl2 का एक्सट्रैक्शन कर लिया, वहां हम सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात कर रहे थे, यहाँ पे हम क्लोरीन के एक्सट्रैक्शन की बात कर रहे हैं। बस फर्क ये है, प्रोसेस वही है, इक्वेशंस वही है, सब्सटेंसेस वही हैं, सब कुछ वही है, पर वहां यहाँ पे हम क्लोरीन में ज्यादा इंटरेस्टेड है, वहां पे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड के प्रोसेस को समझने में ज्यादा इंटरेस्टेड थे। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, तो ये सब कुछ हम लोगों ने देख लिया। आई होप आपको समझ में भी आ गया होगा और याद भी आ गया होगा जो भी हमने वहां पे किया था। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम एक तरीके से ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं ना, तो इस वजह से हम ये कहेंगे कि जब आप नॉन मेटल का एक्सट्रैक्शन करते हो तो आप रिडक्शन नहीं कराते, आप ऑक्सीडेशन कराते हो। जबकि अभी तक हम क्या देख रहे थे, हम ऑक्साइड्स का
रिडक्शन करा के उनको मेटल्स में लेकर आ रहे थे, लेकिन ये नॉन मेटल है, आपने इसका ऑक्सीडेशन करा के उसको रिड्यूस कर ऑक्सीडाइज कर दिया। देन आपका है अगर गोल्ड और सिल्वर होता है तो अगेन ये वही वाली रिएक्शन है जो हमने लीचिंग में पढ़ी थी। हम क्या करते हैं कि जो गोल्ड है उसका ऑक्सीडेशन कर देते हैं, जिससे कि पहले तो एक कॉम्प्लेक्स बनता है, फिर उस कॉम्प्लेक्स को हम ट्रीट करा देते हैं जिंक के साथ में, जो कि उसको रिप्लेस कर देता है और आपको आपका गोल्ड मिल जाता है। तो आप देख रहे हो सेकंड स्टेप तो रिप्लेसमेंट का है, लेकिन फर्स्ट प्लेस में हम क्या देख रहे हैं, फर्स्ट रिएक्शन में हम देख रहे हैं कि हमने ऑक्सीडेशन करवा के इसका एक्सट्रैक्शन करवाया। तो यहाँ पे अगेन हम क्या कर रहे हैं, हम अगेन ऑक्सीडेशन करवा के मेटल का एक्सट्रैक्शन करवाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको बिल्कुल उसके बाद में ये का यही स्टेप फॉलो करना है। आपका फाइनल पर्पस ये है कि आपके हाथ में एक इकोनॉमिकल वे में, कमर्शियली वायबल वे में आपके पास में मेटल आपके हाथ में आ जाए। ठीक है, उसके लिए चाहे आपको फिर कोई भी स्टेप अप्लाई करना हो। अब ये सब कुछ हो जाने के बाद में अब मेरे पास फाइनल स्टेप आता है रिफाइनिंग का, यानी कि मेटल जो है वो तो मेरे पास आ चुका है, लेकिन मेटल पूरी तरह से हम कहें कि भाई 99-100% तो देखो बहुत बार फाइनल स्टेज तक भी नहीं होता, लेकिन फिर भी 98% 99% प्योर हो तो भी अच्छी बात है। तो अगर हम इस लेवल तक प्योरिटी चाहते हैं मेटल की, तो ऐसे में वी विल हैव टू डू द रिफाइनिंग ऑफ द मेटल। ठीक है, या फिर जो नॉन मेटल है उसकी हमें रिफाइनिंग करनी होगी। अब उस रिफाइनिंग के लिए हमें क्या ध्यान रखना होता है, उनकी कुछ प्रॉपर्टीज को, उनकी कुछ फिजिकल, उनकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज को ध्यान में रखना होता है, सो एज टू डू द रिफाइनिंग प्रोसेस। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट है आपका डिस्टिलेशन, फिर है आपका लिक्वेशन, उसके अलावा है इलेक्ट्रोलाइसिस। इसको ज्यादा बेटर होगा कि हम इसको इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग कहें। ठीक है, क्योंकि हम इलेक्ट्रोलाइसिस करवा के इसको फर्दर रिफाइन कराना चाहते हैं। क्लियर? उसके अलावा जोन रिफाइनिंग, जब मैंने इनिशियली आपको बताया था उस पिक्चर में, तो मैं जोन रिफाइनिंग शायद लिखना भूल गई थी, तो आप उसको लिख सकते हो। उसके अलावा क्रोमेटोग्राफी और वेपर फेज रिफाइनिंग। क्लियर है? तो ये सारे के सारे आपके मेथड्स है। देखो डिस्टिलेशन मेथड बहुत सिंपल है। डिस्टिलेशन का मतलब होता है कि आपका जो मेटल है और जो थोड़ी बहुत बची रह गई इंप्योरिटीज हैं, तो उन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस होगा। क्योंकि हम डिस्टिलेशन में करते क्या है, ये हमारा मिक्सचर है जिसके अंदर 2 या 2 से ज्यादा कॉम्पोनेंट्स है। मिक्सचर में तो हम इस तरह से बात करते हैं, पर हमें यहाँ पे क्या करना है, मेटल के अंदर इंप्योरिटी प्रेजेंट है, तो ये भी एक मिक्सचर ही है। तो हम उसको पहले उसकी मोल्टन स्टेट में लेकर आ जाते हैं, फिर हम उसको हीट करते हैं। दोनों में से जिसके भी वेपर्स ज्यादा जल्दी फॉर्म हो जाएंगे वो पहले आके कंडेंस हो जाएगा इस कंडेंसर के थ्रू, क्योंकि इस कंडेंसर के यहाँ पे बाहर एक आउटलेट, एक पाइप होता है जिसके अंदर से हम ठंडे पानी को क्या कराते रहते हैं, सर्कुलेट करवाते रहते हैं। तो ये रीजन आपका बहुत ठंडा होता है, तो जैसे ही गरम गरम वेपर्स यहाँ से आते हैं तो वो कंडेंस हो जाते हैं, और कंडेंस होने के बाद में वो आपके एक सेपरेट वेसल में इकट्ठे हो जाते हैं। ठीक है, तो जिसके पहले वेपर्स बनेंगे वो पहले कंडेंस होगा, जिसके वेपर्स बाद में बनेंगे उसका कंडेंसेशन बाद में होगा। तो इस तरह से हम सेपरेशन करा लेते हैं। अब किसके वेपर्स पहले बनेंगे, जिसका कि बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। यानी कि यहाँ पे बेसिक फंडा किसका है, यहाँ पे जो बेसिक डिफरेंस है इंप्योरिटी में और आपके और मेटल के अंदर, वो है बॉइलिंग पॉइंट के बेसिस पे। तो वो वाले मेटल्स जिनका कि लो बॉइलिंग पॉइंट होता है, जैसे कि जिंक और मरकरी, उनके लिए हम डिस्टिलेशन प्रोसेस को यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अगेन आपको ध्यान रखना है कि ये जिंक और मरकरी अब आपके हाथ में आ चुके हैं, ये जिंक ऑक्साइड की फॉर्म में नहीं है आपके पास। आपने रिडक्शन करवा के जिंक तो बना लिया है, पर जिंक भी पूरी तरह से प्योर नहीं है, इस वजह से आपको रिफाइनिंग करनी पड़ रही है। ठीक है, सेकंड मेथड है आपका लिक्वेशन मेथड। लिक्वेशन में आपको नाम से समझ में आ रहा है, आप क्या करोगे, लिक्विफाई करोगे। तो जिसका भी लो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो ज्यादा इजीली लिक्विफाई हो जाएगा। तो ऐसे में हम एक ऐसा मेटल लेते हैं जिसका की मेल्टिंग पॉइंट कम हो। तो होगा क्या कि जब एक ऐसे स्लैंटिंग सरफेस पे एक ऐसा हम सेटअप बनाते हैं जिसमें कि यहाँ पे टेम्परेचर को हम कंट्रोल कर सकते हैं, तो आपका जो इम्प्योरिटी है उसका मेल्टिंग पॉइंट क्योंकि ज्यादा होगा तो वो तो मेल्ट नहीं होगा और वो वहीं पे इकट्ठा रह जाएगा, और जो मेल्ट हो चुका होगा वो यहाँ पे स्लिप होके नीचे आ जाएगा। तो हम ये कह रहे हैं कि हमारा मेटल जो है वो लो मेल्टिंग पॉइंट का होगा, तो वो स्लिप होके नीचे मेल्ट होके एक कंटेनर में इकट्ठा हो जाएगा। तो इस तरह से भी आपने क्या किया, आपने अपने मेटल को इंप्योरिटी से अलग कर लिया। थर्ड प्रोसेस है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। तो ये बिल्कुल मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले समझा ही दिया, कुछ नहीं है, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस ही है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी हम पढ़ चुके हैं। ध्यान आपको ये रखना है कि आपका जो इम्प्योर मेटल है उसको तो आप एनोड पे रखोगे और जो प्योर मेटल होता है उसको आप कैथोड पे रखोगे। अब आपको लग रहा होगा कि हम इम्प्योर से तो प्योर बनाना चाहते हैं,
तो हम ऑलरेडी उसको कैथोड पे क्यों रखेंगे? तो देखो, हम चाहते हैं कि हम इम्प्योर से प्योर बनाएं, लेकिन उसके लिए भी हमें एक थोड़ा सा कुछ मटेरियल जो है वो प्योर फॉर्म में रखना होता है। जैसे कि अगर मान लो लेट से कि आप कॉपर सल्फेट, कॉपर से क्या बनाना चाहते हो, आप कॉपर को प्योरीफाई करना चाहते हो, तो ऐसे में आप क्या करोगे, जो इम्प्योर कॉपर है उसको तो आप एज अ एनोड ले लोगे, ठीक है। आप जो इम्प्योर कॉपर है उसको एज अ एनोड ले लोगे, और जो प्योर कॉपर है उसको आप एज अ कैथोड ले लोगे। तो ये तो हो गया आपका इम्प्योर कॉपर, और इसको आपने एनोड ले लिया। एनोड आपका इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस है। कैसा होगा इसके ऊपर चार्ज? इसके ऊपर होगा प्लस और इसके ऊपर होगा माइनस चार्ज, और ये है हमारा कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। तो होगा क्या कि जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी रन करनी स्टार्ट होगी इस सर्किट के थ्रू और इस इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू, तो वैसे वैसे जो आपका इम्प्योर मेटल है, ठीक है, इम्प्योर मेटल जिसमें इम्प्योरिटीज भी हैं और साथ साथ कॉपर भी है, तो वो क्या करेगा कि उसमें से कॉपर और इम्प्योरिटीज दोनों के दोनों बाहर निकलने लगेंगी। तो आपका जो Cu2+ है वो सोल्यूशन के अंदर आ जाएगा, साथ साथ में इम्प्योरिटीज भी आने लगेंगी। अब ये जो कॉपर के आयंस हैं, क्योंकि इनकी टेंडेंसी रिड्यूस होने की ज्यादा होगी, या फिर इनकी कह दो कि हाँ ये रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, तो ये तो फटाफट से चले जाएंगे रिड्यूस होने के लिए कैथोड के ऊपर, क्योंकि यहां से इनको इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं। आप देख रहे हो ना, यहां से होगा क्या कि इलेक्ट्रॉन्स यहां पे रन कर रहे हैं, इधर से इधर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इधर से इधर ट्रैवल कर रहे हैं, क्योंकि जब यहाँ पे कॉपर से कॉपर 2+ आयंस बनेंगे तो साथ में कुछ इलेक्ट्रॉन्स भी तो रिलीज होंगे। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, मैं यहाँ पे इसको 2 इलेक्ट्रॉन क्या इलेक्ट्रॉन ही लिख देती हूँ, तो यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन आ गए। अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ फ्लो करेंगे और ये Cu2+ आयंस इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को वहां पे जाके ले लेंगे और इनका क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा कॉपर के अंदर। क्लियर है? जबकि जो आपकी इम्प्योरिटी है वो यहां से डिसॉल्व तो होती रहेगी, लेकिन डिसॉल्व हो के नीचे इधर ही पानी के इस कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में नीचे आके इकट्ठी हो जाएगी। तो आपने इम्प्योरिटी को पूरी तरह से अलग कर लिया और आपको आपका कॉपर आयन मिल गया। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई है। एक और एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे कि कुछ टाइम बाद में आप क्या देखोगे ना कि आपका ये जो रॉड जो कि आपने बहुत मोटा लिया था, जिसको कि आप प्योरीफाई करना चाहते थे, वो तो आपका कुछ टाइम बाद में क्योंकि डिकम्पोज होता जा रहा है, तो कुछ टाइम बाद में ये तो बिल्कुल थिन सा रह जाएगा, पतला सा रह जाएगा। और ये जो आपने प्योर फॉर्म में पहले लिया था जो कि काफी थिन था, वो थोड़ी देर बाद में डिपोजिशन की वजह से कैसा हो चुका होगा, बहुत मोटा हो चुका होगा। ठीक है, तो ये भी एक डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। अब जो आपको इस रॉड पे कॉपर मिलेगा वो बिल्कुल प्योर फॉर्म में होगा। अब इसकी एनोडिक और कैथोडिक रिएक्शन आप खुद से लिख सकते हो, इतना कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है यहाँ पे। इसको एक बार वैसे तो आपको खुद से ही ट्राई करना चाहिए, बाकी चलो मैं लिख देती हूँ। यहाँ पे होगा क्या, कॉपर से कॉपर 2+ आयंस का आना, यानी कि कॉपर जो है आपका, कॉपर जो है वो क्या करेगा, कॉपर 2+ आयंस और 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज कर देगा। यही तो बात हो रही है यहाँ पे। और ये इलेक्ट्रॉन्स ही फिर आपके उधर ट्रैवल कर रहे हैं और कॉपर आयंस आपके सोल्यूशन में आ गए। फिर ये जो कॉपर आयन सोल्यूशन में आए, इनका फर्दर रिडक्शन हो गया। तो ये Cu2+ आयंस, इन्होंने यहां से इलेक्ट्रॉन्स लिए जो कि पहले थोड़ी देर पहले खुद ने रिलीज किए थे, उनको लिया और कॉपर की फॉर्म में डिपोजिशन हो गया। अब आप सोचोगे कि यहाँ पे भी कॉपर था, वहां पे भी कॉपर बन गया, तो डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस ये है कि पहले जो कॉपर था वो इम्प्योर था, उसमें इम्प्योरिटीज भी थी। अब वो इम्प्योरिटीज नीचे सेटल डाउन हो चुकी हैं और जो कॉपर आपको इधर मिल रहा है वो कैसा है, प्योर है। क्लियर? बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है और बहुत बार अप्लाई किया जाता है। क्लियर? तो ये आई थिंक आप समझ चुके हो। ऐसा ही कुछ हम लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी पढ़ा था, तो इसलिए हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। देखो ये रिएक्शन जो मैंने आपको लिखकर बताई वो यहाँ पर गिवन है, तो आप चाहे तो यहाँ पे लिख दो। ये कैसा है, ये इम्प्योर है, जबकि ये वाला कॉपर आपका प्योर है। क्लियर? ओके, सो नाउ द नेक्स्ट वन इज जोन रिफाइनिंग। जोन रिफाइनिंग में आप क्या करते हो ना, डायरेक्ट फिगर से समझते हैं। देखो ये कुछ ऐसा है कि आपका ये फिगर थोड़ा सा ब्लर्ड है, पर कोई बात नहीं। इसके अंदर आपका मेटल जो है वो प्रेजेंट होता है सॉलिड फॉर्म में, और हम यहाँ पे एक हीटर है जिसको कि क्या कराते हैं, लगातार ट्रैवल करवाते हैं। तो ट्रैवलिंग इस तरह से होती है कि जब, क्योंकि हीटर है तो वो जहां जहां पे भी जाएगा उधर उधर वो मेटल को मेल्ट करते जाता है। तो मेटल के अंदर इसमें आपको ये ध्यान रखना होता है कि उनके लिए अप्लाई किया जाता है जहां पे जो इम्प्योरिटीज हैं उनकी सॉल्युबिलिटी मेटल के अंदर ज्यादा होती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जहां पे इम्प्योरिटीज की सॉल्युबिलिटी जो मेटल की लिक्विड फॉर्म है उसके अंदर ज्यादा होती है देन द सॉलिड फॉर्म ऑफ मेटल। ठीक है, इस वजह से क्या होगा कि जब आप इस हीटर को रन करवाते हो तो वो पोर्शन जो है, जैसे लेट्स से कि अभी हीटर यहाँ पे है, तो ये वाला पोर्शन जो है ना, ये आपका मोल्टन स्टेट में आ चुका होता है। ठीक है, धीरे धीरे आप इसको ट्रैवल कराते हो, तो क्योंकि सॉल्युबिलिटी इम्प्योरिटी की
मोल्टन फॉर्म में ज्यादा है तो वो भी सारी की सारी इकट्ठी होकर इसके साथ साथ चलने लगती हैं। अब जैसे जैसे आप धीरे धीरे आगे बढ़ाते जाओगे तो ये पूरे के पूरे सॉलिड की जो इंप्योरिटीज है उसको साथ में कैरी करते करते एक जगह पे जाके क्या कर देता है, इकट्ठा कर देता है। अब एक बार में तो सारी इंप्योरिटी निकलेगी नहीं, तो हम 4 या 5 बार में एक ही डायरेक्शन में उस हीटर को रन करवाते हैं। तो ऐसे करके वो सारी की सारी इकट्ठी करते 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 ये जो है इसको मैं यहाँ पे साइड में बना देती हूँ, कुछ ऐसे इकट्ठी करते करते वो क्या करता है, सारी इंप्योरिटीज को एक पोर्शन में लाके इकट्ठा कर देता है और बाद में जो मेटल का ये जो पोर्शन है उससे हम इस पोर्शन को ही क्या कर देते हैं, कट कर देते हैं। और कट करने से ये हमारा पूरा मेटल अब प्योरीफाई हो चुका है, सारी इंप्योरिटीज यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट हो चुकी है जिसको कि हमने हटा के कट करके हटा दिया। ठीक है, तो क्योंकि हम जोन वाइज हम इंप्योरिटीज को रिमूव कर रहे हैं इसलिए हमने इस प्रोसेस को क्या नाम दे दिया, जोन रिफाइनिंग। देन द नेक्स्ट वन वी हैव इज वेपर फेज रिफाइनिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है। वेपर फेज रिफाइनिंग में हम क्या करते हैं कि जो भी हमारा मेटल है, इम्प्योर मेटल है, सबसे पहले उसके अंदर कोई रिएजेंट डालते हैं जिसके साथ में कि वो वॉलेटाइल हो। अब वो जो वॉलेटाइल जब हो जाता है तो उसके बाद में हम फर्दर उसका क्या करा देते हैं, हम उसको डिकम्पोज करा देते हैं। सो दो चीजें यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है, द मेटल शुड फॉर्म अ वॉलेटाइल कंपाउंड विद अ अवेलेबल रिएजेंट। अब जब वो वॉलेटाइल बन जाता है तो उसका डिकम्पोजिशन भी आसानी से हो सके ताकि हमें हमारा मेटल हाथ में मिल जाए। ठीक है, इसमें दो मेथड्स आपके निकल के लिए जो हम मेथड यूज करते हैं उसका नाम है मॉन्स प्रोसेस। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि निकल को हम कार्बोनिल के साथ, CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ ट्रीट कराते हैं तो आपका निकल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स बन जाता है। ये निकल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स 330 से 350 केल्विन पे क्या है, वॉलेटाइल है। तो क्योंकि ये वॉलेटाइल है तो हम इसको फिर क्या कर देंगे, इसका फर्दर रिडक्शन करवा देते हैं। तो रिडक्शन किस में हो जाएगा, निकल में और कार्बन मोनोऑक्साइड में। क्लियर है? ओके, तो ये अब निकल हमें यहां से प्योर फॉर्म में मिल चुका है। फाइन, ओके। उसके बाद में है आपका वेन आर्कल मेथड। तो वेन आर्कल मेथड फॉर रिफाइनिंग ऑफ जिरकोनियम एंड टाइटेनियम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिरकोनियम और टाइटेनियम के उसके रिफाइनिंग के लिए। इसमें आप क्या करते हो, जो जिरकोनियम है उसको I2 यानी कि आयोडीन के साथ में ट्रीट कराते हो तो ZrI4 बन जाता है। ठीक है, ये जो आयोडाइड बन गया उसका हम फिर हीट करके डिकम्पोजिशन करा देते हैं एट अ वेरी हाई टेम्परेचर ऑफ 1800 केल्विन और आपको यहां से मिल जाता है जिरकोनियम और आयोडीन। ये जो जिरकोनियम आपको मिला ये बहुत ज्यादा प्योर फॉर्म में है, ये एक इसका रिफाइनिंग का मेथड हो गया। फिर लास्ट आता है आपका क्रोमेटोग्राफिक मेथड। क्रोमेटोग्राफिक में जो इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है वो ये that there is the different components of a mixture are differently adsorbed on the adsorbent। adsorbent हमारे यहाँ पे कौन होता है, स्टेशनरी फेज। और जनरली ये जो स्टेशनरी फेज आप यूज करते हो ना वो या तो आपकी एल्यूमिना होती है या फिर सिलिका होती है। तो इनमें से कोई हम स्टेशनरी फेज को यूज करते हैं। ठीक है, तो ये स्टेशनरी फेज है। अब होता क्या है, यहाँ पे डायरेक्टली फिगर पे आते हैं तो यहाँ पे जो हमारा मेटल है जिसके अंदर थोड़ी बहुत अब इंप्योरिटीज रह गई है तो उस मेटल और इंप्योरिटी जो दोनों का ऑब्वियसली एक मिक्सचर ही है उसको हम लोग क्या कर देते हैं, मोबाइल फेज के साथ में ले आते हैं, मतलब डिसॉल्व फॉर्म में लेकर आ जाते हैं। ये है हमारा कॉलम जिसमें कि हम कॉलम क्रोमेटोग्राफी करते हैं। अंदर एक स्टेशनरी फेज है जो कि एल्यूमिना हो सकती है, सिलिका हो सकती है। अब क्योंकि जो आपका मेटल है और इंप्योरिटी दोनों में से कोई एक ज्यादा पोलर होगा, कोई एक कम पोलर होगा, इस वजह से उनकी टेंडेंसी, उनकी एफिनिटी स्टेशनरी फेज और मोबाइल फेज के साथ डिफरेंट होगी। सो लेट्स से कि अगर हमारा जो मेटल है उसकी स्टेशनरी फेज के साथ में एफिनिटी ज्यादा है तो ऐसे में वो मोबाइल फेज के साथ में ज्यादा जल्दी रन नहीं करेगा तो वो ऊपर ही क्या रह जाएगा, स्टक रह जाएगा। एंड लेट्स से कि जो हमारी इंप्योरिटी है उसकी मोबाइल फेज में के लिए एफिनिटी ज्यादा है तो जैसे जैसे मोबाइल फेज नीचे रन करता रहेगा, इल्यूट होता रहेगा तो साथ साथ में वो भी उसके साथ चलता रहेगा जिसकी वजह से एक नीचे की तरफ आपको बैंड ज्यादा मिल जाएगा। यानी जिसकी भी एफिनिटी मोबाइल फेज के साथ में ज्यादा है बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ पोलर, मतलब यहाँ पे एक और एक फैक्टर आता है पोलैरिटी का। अगर मोबाइल फेज आपका बहुत ज्यादा पोलर है या नॉन पोलर है, लेट्स से कि बहुत नॉन पोलर है और इंप्योरिटी भी आपकी नॉन पोलर है तो वो स्टेशनरी फेज के साथ स्टक नहीं रहना चाहेगी, वो ज्यादा से ज्यादा मोबाइल फेज के साथ रन करके ज्यादा से ज्यादा नीचे की तरफ बैंड बनाएगी और बाद में आप उसको मोबाइल फेज की हेल्प से ही इल्यूट आउट कर लेते हो। तो इस तरह से भी उनके पोलैरिटी के बेसिस पे हम हमारे मेटल को
और इम्प्योरिटी को अलग कर सकते हैं। क्लियर है ये बात? ओके, सो दिस वाज द क्रोमेटोग्राफिक प्रोसेस। सो आई होप कि आपको ये सब समझ में आ गया होगा। अब हम लोग किस तरह का क्रोमेटोग्राफी में हम जो मोबाइल फेज का इंजेक्शन कर रहे हैं वो किस तरह से कर रहे हैं, सॉलिड फॉर्म में कर रहे हैं, लिक्विड, सॉलिड तो नहीं होता, लिक्विड फॉर्म में कर रहे हैं कि गैस फॉर्म में कर रहे हैं, इस बेसिस पे हम उसको लिक्विड क्रोमेटोग्राफी या फिर गैस क्रोमेटोग्राफी कह देते हैं। उसके अलावा जो हमारा सिस्टम है जिस पे हम क्रोमेटोग्राफी कर रहे हैं, क्या वो टीएलसी शीट है, यानी कि एक ऐसी शीट जिसके ऊपर एल्यूमिना की कोटिंग की गई होती है, तो हम उसको टीएलसी कह देते हैं, यानी कि थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। अगर आप क्रोमेटोग्राफिक प्रोसेस को पेपर पे कराते हो तो आप उसको पेपर क्रोमेटोग्राफी कह देते हो। तो इसी तरह से जो अलग अलग मेथड्स है, जैसे कि अभी जो मैंने आपको एग्जांपल दिया वो कॉलम के अंदर हो रहा था, इसलिए हमने इसको नाम दे दिया कॉलम क्रोमेटोग्राफी। तो ये तो मेथड होता है जो कि हम लेबोरेटरी में यूज करते हैं। उसके अलावा ये इंडस्ट्रियल मेथड है जहां पे कि और ज्यादा सॉफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं और ज्यादा सॉफिस्टिकेटेड डिवाइसेज होते हैं। क्लियर है ये बात? तो ये था हमारा सारा रिफाइनिंग प्रोसेस। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। उसके अलावा कुछ छोटे मोटे से यूजेस हैं किसके, एल्यूमिनियम के, कॉपर के, जिंक के, आयरन के। सो आई होप कि आपको ये सब तो पता ही होगा, क्योंकि ये सारे कहीं ना कहीं वो एलिमेंट्स हैं जिनको कि हम डे टू डे लाइफ में यूज भी करते हैं। जैसे कि अगर बात करें एल्यूमिनियम के, एल्यूमिनियम जो है हम फूड को रैप करने के लिए जो रैपर्स होते हैं, यानी कि एल्यूमिनियम फॉइल होती है, एल्यूमिनियम की शीट्स बनती हैं, एल्यूमिनियम के यूटेंसिल्स बनते हैं, एल्यूमिनियम के बहुत सारे अलॉयज बनते हैं, जो एरोप्लेन की बॉडी होती है वो भी उसी से बनी होती है, क्योंकि बहुत हल्का होता है ये, है ना, और इसका कोरोजन भी नहीं होता, क्योंकि एक बार एल्यूमिना फॉर्म हो जाता है उसके बाद फर्दर कोई भी यहाँ पे कोरोजन या ऑक्सीडेशन नहीं होता। तो ऐसे ही कुछ आपके यूजेस हैं। कॉपर के लिए भी आप बता सकते हो कि कई सारे इसके अलॉयज होते हैं जो आप देख लेना, जिंक है वो भी इसी तरह यूज होता है, आयरन के तो बहुत सारे आप ढेरों सारे लिख ही सकते हो। तो ये है हमारा पूरा का पूरा चैप्टर मेटलर्जी का। विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द समरी ऑफ दिस चैप्टर। तो एक तरीके से हमने पूरे चैप्टर को कोशिश की है कि जितना हो सके इफेक्टिव वे में मैं आपको बता सकूं। सो विद दिस वी आर डन विद दिस, और अब नेक्स्ट क्लास में हम देखते हैं कि आगे क्या करेंगे। सो टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू सो मच।